हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूँ सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे एएफएम के आगाज़ बैच में, जहाँ पर हम आपका पूरा एएफएम कवर कर रहे हैं यूट्यूब पर। एंड इसी आगाज़ बैच में हम लोग पहुँच चुके हैं एएफएम के प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे। इससे पहले वाले सेशंस में हमने आपकी एएफएम की थियरी कंप्लीट की थी, जहाँ पर हमने आपके थियरी के जितने भी क्वेश्चन से एंड जितने भी कंसेप्ट से इन सभी कंसेप्ट्स को समझा था, प्लस हमने इनको याद भी किया था यूजिंग मेमोरी टेक्निक्स। तो अभी तक आपने सर एएफएम थियरी प्रिपेयर नहीं करी है, तो आप लोग हमारे थियरी वाले सेशन रेफर कर सकते हैं एंड अपनी थियरी को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आज की क्लास से हम लोग आपके प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिकल चैप्टर के लिए सर हमारी अप्रोच रहेगी कि जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर एएफएम के अंदर है, इन सभी के सारे कंसेप्ट हम लोग समझेंगे एंड जितने भी क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में है, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा सर 100% यहाँ पर कवरेज रहेगा आपके स्टडी मैट का। एंड सर अगर आपने पहले एएफएम पढ़ रखा है, तो आप लोग इन सेशन को रेफर करके एएफएम को रिवाइज कर सकते हैं। एंड अगर पहले एएफएम कभी नहीं पढ़ा है, तो भी आप लोग इन सेशन को रेफर करके अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि सर हर स्टूडेंट्स इन सेशन को यूज कर सकता है। एंड आज की क्लास में हम लोग आपका सबसे पहला प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस का, जो कि आपका सर सबसे छोटा चैप्टर है प्रैक्टिकल चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इस चैप्टर में सर आपकी थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। थियरी वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल वाला पार्ट कवर करेंगे। एंड आज की क्लास में सर जो भी क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, उन सभी के टाइम स्टैम्प आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट में या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली उस कंसेप्ट या क्वेश्चन को रेफर करके अपने डाउट्स और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड सेम अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे आपके बाकी के चैप्टर्स के लिए भी। एंड सर इसके बाद आप जो चाहते हैं हम लोग चैप्टर कवर करें, वो चैप्टर आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं सर सिक्योरिटी एनालिसिस के बाद आपका एडवांस कैपिटल बजटिंग करें, एंड इसके बाद सर आपके डेरिवेटिव आईआरएम और फॉरेक्स वाले चैप्टर करें। तो ये मेरा सर प्लान है आपके चैप्टर्स को कवर करने का। लेकिन सर अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग प्रायोरिटी पे कवर करें, तो वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब सर चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो हम लोग सर आपके कंसेप्ट कवर कर रहे हैं हमारी कंसेप्ट बुक से। सबसे पहली चीज की सर कंसेप्ट बुक मिलेगी कहाँ पे? तो कंसेप्ट बुक आपको मिल जाएगी पीडब्ल्यू के ऐप में। पीडब्ल्यू के ऐप में जाके सर्च करिए आगाज बैच, एंड आगाज बैच के नोट्स वाले एरिया में ये कंसेप्ट बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। एंड सर अगर आपके पास सर पीडब्ल्यू का ऐप नहीं है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं सीए रोहित चीपड़। तो भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग सारे चैप्टर के कंसेप्ट नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते सर स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला सेशन। सबसे पहली चीज की सर यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हमने सर आपके इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है आपका यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि सर आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। एंड सेकंड पार्ट है आपका एफिशिएंट मार्केट थियरी का, जो कि सर आपका थियरी पार्ट है, बट इसके अंदर भी कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जो कि हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सर ये आपके दो कंसेप्ट हैं जो कि इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। इनको स्टार्ट करें उससे पहले सर हम समझते हैं कि आपका सिक्योरिटी एनालिसिस होता क्या है। तो सर ये सिक्योरिटी एनालिसिस बहुत ही सिंपल सा टर्म है एंड बहुत ही इजी सा टर्म है। सिक्योरिटी एनालिसिस मतलब स्टॉक एनालिसिस। यहाँ पर सर सिंपल शब्दों में आप अपने स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि सर आप डिसाइड कर सके कि क्या आपको स्टॉक को बाय करना है, क्या आपको स्टॉक को सेल करना है, या फिर स्टॉक को होल्ड करना है। आप सर स्टॉक को बाय कब करते हैं? जब सर कोई चीज आपको अंडर वैल्यू लगती है, तब आप उसको बाय करते हैं। आप सर स्टॉक को सेल कब करेंगे? जब सर आपको लगेगा कि आपका जो स्टॉक है वो मार्केट में बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू, तब आप उसको सेल करेंगे। एंड सर आप उसको होल्ड कब करते हैं? जब आपको लगता है कि बिल्कुल करेक्ट प्राइस पे ये हमें मिल रहा है, तो इसको हमें सर होल्ड कर लेना चाहिए। तो ये सर आपके तीन डिसीजन होते हैं, जो कि सर आप सिक्योरिटी का एनालिसिस करने के बाद लेते हैं। बट सर ये तो डिसीजन हो गए, लेकिन हम लोग सर एनालाइज करेंगे कैसे? तो किसी भी स्टॉक को या सिक्योरिटी को एनालाइज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है सर आपका फंडामेंटल एनालिसिस।
अब सर ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा टर्म है सर। जब आप किसी स्टॉक्स को उसके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे एनालाइज करते हैं, सर फाइनेंशियल मतलब क्या? फाइनेंशियल मतलब सर आपने उसके प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड करा, आपने उसके पी रेशियो के बेसिस पे डिसाइड किया, आपने उसका रेवेन्यू कंसिडर किया है, आपने उसका ग्रोथ कंसिडर किया है। यानी कि सर जो भी चीज़ें आपको फाइनेंशियल में मिलती है, उसके बेसिस पे अगर आप कोई एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस। तो क्या सर इस चैप्टर में हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे? तो सर बिल्कुल भी नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हम पढ़ेंगे आपके सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, जो कि सर आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही आपका ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब सर दूसरा तरीका क्या है स्टॉक एनालाइज करने का? दूसरा है सर आपका टेक्निकल एनालिसिस। अब सर टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस मतलब सर जो आपकी शेयर का प्राइस है, इस प्राइस के बेसिस पे आप अपना पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। आप सर इस प्राइस के ग्राफ रेफर करेंगे, इस प्राइस के ट्रेंड रेफर करेंगे एंड उन ग्राफ और ट्रेंड के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि क्या सर हमें बाय करना है, क्या हमें सेल करना है एंड क्या हमें होल्ड करना है। तो आप सर जितने भी इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे ट्रेडर देखते हैं वो सब टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं। उनका सर फंडामेंटल से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल के लिए चाहिए होता है आपको अच्छा खासा नॉलेज। तो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले आपको बहुत सारे ट्रेडर मिल जाएंगे, जो सर केवल प्राइस के ऊपर, ग्राफ्स के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर अपनी प्रेडिक्शन कर दे कि बाय करे कि सेल करे, आपका मार्केट बुलिश है कि बेरिश है एंड उसके बेसिस पे सर वो प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करते हैं। एंड सर टेक्निकल एनालिसिस की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर सर ये माना जाता है कि जो भी आपके ट्रेंड है, जो कि सर पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर के अंदर रिपीट होगा। यानी जो आपके ट्रेंड है वो बहुत रिपीटेटिव है एंड सर जो आपकी इन्वेस्टर की साइकोलॉजी है वो हमेशा सेम वे में रिएक्ट करती है। यानी सर जब इन्वेस्टर को डर लगेगा तब वो मार्केट में सेल करेगा, जब इन्वेस्टर को लगेगा कि सर मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है तब आपका इन्वेस्टर बाय करेगा। तो यहाँ पर सर क्या होने वाला है टेक्निकल के अंदर, आप सर डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पर चार्ट्स पढ़ते हैं, इन चार्ट्स के बेसिस पे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके बेसिस पे आप अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो ये होता है सर आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो सर इस चैप्टर में क्या हम लोग टेक्निकल पढ़ने वाले हैं? तो सर बिल्कुल सही, हम लोग टेक्निकल पढ़ेंगे, बट सर टेक्निकल के अंदर हम लोग ये चार्ट्स और पैटर्न नहीं पढ़ेंगे, हम लोग फोकस करेंगे आपकी प्राइस के ऊपर। यानी सर ये चार्ट और पैटर्न को जो ये प्राइस बना रहा है या फिर जो भी ट्रेंड लाइन आपकी बना रही है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो सर टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे? टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमने देखा है कि सर यहाँ पर जो आपके प्राइस है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस का यहाँ पर ग्राफ बनता है। तो इस प्राइस के साथ साथ सर हम पढ़ने वाले हैं कुछ आपके एवरेजेस। तो यहाँ पर सर हम पढ़ने वाले हैं आपके मूविंग एवरेज। सर ये मूविंग एवरेज क्या होता है? जैसा सर आप नाम से समझ पा रहे हैं, ये सर आपका एक एवरेज है। अब एवरेज किसका है सर? ये एवरेज है आपके प्राइस का। अब सर जैसे जैसे आपका प्राइस मूव करेगा वैसे वैसे ये प्राइस का एवरेज भी आपका इसके साथ मूव करता रहेगा। अब सर मूविंग एवरेज में भी आपके दो तरह के मूविंग एवरेज हम पढ़ेंगे। पहला है सर आपका बहुत ही सिंपल एरिथमेटिक मूविंग एवरेज। एरिथमेटिक मूविंग एवरेज मतलब क्या सर? जो आप सर सिंपल सा एवरेज नहीं करते, जो आप सिंपल सा एवरेज करते हैं उसी को एरिथमेटिक मूविंग एवरेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि मैंने आपके सर दो सब्जेक्ट के मार्क्स दिए कि आपके सर एफआर के अंदर आए हैं 60 मार्क्स एंड एएफएम में आए हैं आपके पास 80 मार्क्स। तो सर आपकी दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? तो 60 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, 70 का सर आपके दोनों का एवरेज बैठता है। तो वही सर सिंपल से एवरेज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं एरिथमेटिक मूविंग एवरेज में। दूसरा है सर आपका एक्सपोनेंट मूविंग एवरेज, जो कि सर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। तो सर जितने भी एनालिसिस आज की डेट में हो रहे हैं वो सारे के सारे आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे हो रहे हैं। सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में सर हम लोग जो सबसे ज्यादा वेट देते हैं वो आपके प्रीवियस मूविंग एवरेज को देते हैं। यहां पर सर क्या हुआ था? यहां पर सर आप प्रीवियस मूविंग एवरेज को सबसे ज्यादा वेट देंगे एंड सर यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर सिंपल के अंदर आपने सबको सेम वेट दिया था। यानी सर अगर आप यहाँ पर 5 डेज मूविंग एवरेज लेते हैं या 10 डेज मूविंग एवरेज लेंगे तो जो 10 दिन का आपके प्राइसेस है उन सभी को आप सेम वेट देंगे। लेकिन सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आपने 10 डेज का लिया है तो आप सबसे हाईएस्ट वेट देंगे आपके लास्ट दिन के मूविंग एवरेज को। दोनों को सर हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बट ओवरऑल बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस में हम आपका मूविंग एवरेज पढ़ेंगे, एरिथमेटिक भी और आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी।
दोनों के ऊपर सर एक बार डिटेल में बात कर ही लेते हैं, यहाँ तक अगर आ ही गए तो। सबसे पहले बात करते हैं सर आपका अरिथमेटिक मूविंग एवरेज क्या होता है, एंड सर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो सर अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई भी ब्रोकर का ऐप यूज करते हैं जैसे जीरोधा, ग्रोथ या फिर अपस्टॉक्स, तो आपने सर यहाँ पर चार्ट देखे होंगे प्राइस के, या फिर सर हमने गूगल पे भी देखा था कि आपके शेयर के प्राइस के चार्ट कैसे दिखते हैं। तो मान लीजिए सर ये आपका एक शेयर के प्राइस का चार्ट है, ये जो सर लाइन है आपकी ये है प्राइस की लाइन, यानी सर प्राइस कैसे आपका मूव कर रहा है। अब सर बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं सर, मूविंग एवरेज का यूज करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। अब सर मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज सर आपकी इस तरह की डॉटेड लाइन होती है जो कि सर आपके इस प्राइस के साथ चलती रहती है, लेकिन सर ये बहुत स्टेबल होती है। अब सर ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि सर ये आपके कुछ पीरियड्स का एवरेज है एंड सर आपका प्राइस उस दिन का प्राइस है। यानी सर अगर आप कुछ पीरियड्स के एवरेज लेके चलेंगे तो वो पीरियड का एवरेज थोड़ा स्टेबल रहेगा, लेकिन प्राइसेस आपके बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। हो सकता है सर किसी दिन आपका स्टॉक 5% बढ़ जाए एंड दूसरे ही दिन सर वापस से वो 3% गिर जाए, जो कि बहुत नॉर्मल है मार्केट के अंदर कि बहुत स्पीड से आपके प्राइस बढ़ते और गिरते रहते हैं। लेकिन सर आपका मूविंग एवरेज कभी स्पीड से बढ़ेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि ये एक एवरेज है एंड एवरेज आपके जनरली स्टेबल रहते हैं। तो सर मूविंग एवरेज से फायदा क्या होता है, मूविंग एवरेज सर आपको बताता है कि आपका जो ट्रेंड है वो किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि सर प्राइस तो आज बढ़ा है कल गिर जाएगा, लेकिन मूविंग एवरेज एक ट्रेंड को लेके चलता है। सर अगर आपकी मूविंग एवरेज की लाइन बढ़ती जा रही है इसका मतलब सर आपका बुलिश फेस चलता जा रहा है, एंड वहीं पर सर अगर आपकी मूविंग एवरेज की लाइन गिरती जा रही है इसका मतलब सर आपका जो बियरिश फेस है वो पास में आने वाला है। तो इस तरह से सर हम हमारे मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। अब सर बात करते हैं कि ये अरिथमेटिक मूविंग एवरेज स्टेबल कैसे एंड इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सर ये आपके डेज है 1 2 3 4 5 6 7 डेज हमने यहाँ पर लिए हैं आपके। यहाँ पे लेते सर इसका प्राइस, मान लेते सर एक स्टॉक है जो कि 100 से स्टार्ट हुआ है, अगले दिन सर 110 पे पहुंच गया, उसके अगले दिन भी सर 120 पे पहुंच गया थर्ड डे पे, फोर्थ डे पे सर क्या हुआ, फोर्थ डे पे सर ये वापस से 110 पे आया, फिफ्थ डे पे ये 130 पे चला गया एंड सिक्स डे पे चला गया सर 140 पे। तो इस तरह का सर आपका प्राइस का मूवमेंट रहा है। अब सर आपसे कोई बोले कि सर आप बताइए इसका 2 डेज अरिथमेटिक मूविंग एवरेज, सर ये आपका इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि आप कितने दिन का अरिथमेटिक मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं। तो सर 2 डेज एएमए कैसे बनेगा इसका, तो सर फर्स्ट दिन पे तो आप एएमए नहीं निकाल सकते क्योंकि ये तो 2 दिन का एएमए, सेकेंड दिन से आप इसका एएमए निकाल पाएंगे। सेकेंड डे को जब आप एएमए निकालेंगे तो आप सर आज का प्राइस एंड जो लास्ट प्राइस था उन दोनों का एवरेज करेंगे। तो 100 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये एवरेज आता है 105 का। अब सर जाएंगे थर्ड डे को, थर्ड डे को भी हमें 2 दिन का एवरेज करना है, तो 120 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 ये आएगा आपका 115 का एवरेज। अब चलते हैं नेक्स्ट दिन पे, यहाँ पर सर 120 से 110 हो गया, तो 110 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 ये सर होगा आपका यहाँ पे 115 का अगेन। फिर सर आपका यहाँ पर आता है 130 एंड 110, इनका एवरेज करेंगे तो ये आएगा 120 एंड यहाँ पर आएगा 135। तो सर यहाँ पर ये बनेगा आपका अरिथमेटिक मूविंग एवरेज, जो कि सर थोड़ा स्टेबल है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपका सर पहले प्राइस बढ़ रहा था, यहाँ पर आके थोड़ा गिरा है, फिर यहाँ से बढ़ा है एंड यहाँ से बढ़ा है। तो ये आपका सर प्राइस का चार्ट था, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो 105 था, 115 है, 115 है, 120 एंड 135 है। तो आपका सर जो अरिथमेटिक मूविंग एवरेज है वो थोड़ा स्टेबल है एंड वो आपको सही बताएगा कि आपका मार्केट सर बढ़ रहा है कि गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर बीच में एक बियरिश मूव आया था। बट क्या सर अरिथमेटिक के अंदर बियरिश मूव आया है, नहीं सर, यहाँ पर कोई भी बियरिश मूव नहीं आया है, क्योंकि आपका मार्केट एक्चुअल में बुलिश फेस में चल रहा है। तो यहाँ पर सर धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन ये आपको आपका ट्रेंड बता के जाएगा। तो ये सर आपका सिंपल सा अरिथमेटिक मूविंग एवरेज है। इसका सर फॉर्मूला क्या होगा, तो सर आप जितने दिन का अरिथमेटिक मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, मान लीजिए सर आप एन डेज का अरिथमेटिक मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, तो आपको एन डेज का प्राइस ऐड करना पड़ेगा। तो P1 प्लस P2 ऐसे करते करते एन डेज का प्राइस ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे एन से। हमने इस एग्जांपल में सर 2 डेज का निकाला था, तो हमने सर प्राइस 1 एंड प्राइस 2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके आपका अरिथमेटिक मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया। तो ये होता है सर आपका अरिथमेटिक मूविंग एवरेज। अब चलते हैं सर आपके नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। सर एक्सपोनेंशियल और आपके अरिथमेटिक में डिफरेंस क्या है, अरिथमेटिक में सर आप सभी को बराबर वेट देते हैं। सर वेट कितना देते हैं, 1/n का हम लोग सबको वेट दे रहे हैं, क्योंकि सभी को आप देखोगे तो हम डिवाइड कर रहे हैं n से, तो 1/n का सभी प्राइसेस को हमने वेट दिया है। बट सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलता है
कि सर अगर आपको अपना ट्रेंड जानना है तो आपका जो प्रीवियस मूविंग एवरेज है उसको आप हाईएस्ट वेट दीजिए। यानी सर जो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा वो रहेगा आपका प्रीवियस ईएमए। तो प्रीवियस ईएमए को हम लिखते हैं सर ईएमए प्रीवियस डे का। तो प्रीवियस डे के ईएमए को आपको सबसे ज्यादा वेट देना है, तो आप इसको सर एग्जैक्टली कॉपी कर लीजिए। प्लस सर आप यहाँ पर क्या प्लस करेंगे कि आपका जो ईएमए है और आपका क्लोजिंग प्राइस है उसका डिफरेंस क्या है। तो आपको लेना है सर आपका यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस एंड आपका ईएमए का डिफरेंस। एंड सर क्योंकि ये आपका कितने दिन का ईएमए, मान लीजिए सर ये आपका 10 डेज का ईएमए है, तो अब यहाँ पर सर आपको इस 10 डेज का इम्पैक्ट भी देना पड़ेगा। तो आपने सर अपना प्रीवियस डे का ईएमए तो ले लिया, प्लस आपने क्लोजिंग प्राइस माइनस ईएमए का डिफरेंस लिया है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने एक्सपोनेंट से। एंड ये जो सर आपका एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट आपका डिपेंड होता है आपके नंबर ऑफ डेज कितना आप ईएमए ले रहे हैं। तो सर ये एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। एक्सपोनेंट का फॉर्मूला सर आपका बहुत सिंपल है, आप क्या करते हैं एक्सपोनेंट इक्वल टू 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज प्लस 1। तो यहां पर हम चले तो आपका सर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज प्लस 1। तो अगर हम लोग सर यहां पर निकाल दे 10 डेज का ईएमए, तो हम लोग सर एक्सपोनेंट लेंगे एक्सपोनेंट इक्वल टू 2 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो 2 डिवाइड बाय 10 प्लस 1 का आपका 2 डिवाइड बाय 11 का बनेगा ईएमए। तो सर ईएमए में आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में ईएमए के अंदर सर हम सबसे ज्यादा वेट दे रहे हैं आपके प्रीवियस डेज के ईएमए को। एंड सर प्रीवियस डे का ईएमए आपने ले लिया है, प्लस आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जितने भी डेज का आप ये ईएमए कैलकुलेट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट के लिए सर आपके पास होना चाहिए एक्सपोनेंट का नंबर, जो कि सर आपका 10 डेज है यहाँ पे, तो एक्सपोनेंट का वैल्यू होगा 2 डिवाइड बाई 10 प्लस 1। तो 2/11 आपका एक्सपोनेंट होता है। इस एक्सपोनेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि सर आपके प्रीवियस डे में एंड आज के डे में क्या मूवमेंट आया है। तो क्लोजिंग प्राइस माइनस ईएमए आपका मूवमेंट हो गया। इस मूवमेंट को आप मल्टीप्लाई करिए आपके एक्सपोनेंट से, इसको ऐड करिए आपके प्रीवियस डे के ईएमए में, तो आपको आज का ईएमए मिल जाएगा। तो ये होगा सर ईएमए ऑफ टुडे। ईएमए ऑफ टुडे क्या हो गया सर, ईएमए ऑफ प्रीवियस डे प्लस एक्सपोनेंट इनटू क्लोजिंग प्राइस माइनस ईएमए ऑफ प्रीवियस डे। ये आपका सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला है। एंड ये था सर आपका अरिथमेटिक मूविंग एवरेज का फॉर्मूला। तो ये आपका सर सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी जब हम इसके कंसेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे कंसेप्ट नोट से, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड सर हम लोग इसका क्वेश्चन भी करने वाले, जो कि सर आपका बार बार एग्जाम में आता है। तो सर चलते कंसेप्ट नोट्स पे स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। सबसे पहला है सर आपका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है सर, आप प्राइस को स्टडी कर रहे हैं, कैसे स्टडी कर रहे हैं, ट्रेंड्स और ग्राफ के बेसिस पे। सो आप सर शेयर प्राइस मूवमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी ऑफ प्राइस ग्राफ और चार्ट्स ऑन द अजम्पशन। क्या अजम्पशन है सर हमारा कि सर जो आपके प्राइस है, जो ट्रेंड है वो रिपीटेटिव है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी है वो हमेशा सेम रहती है। तो शेयर प्राइस ट्रेंड्स आर रिपीटेटिव since investor psychology follows a certain pattern, what is seen to have happened before is likely to be repeated। जो पहले हुआ था वो वापस से रिपीट होगा। फर्स्ट है सर आपका अरिथमेटिक मूविंग एवरेज। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप सर 2 डेज का एएमए निकाल रहे हो, तो सर 2 दिन के प्राइसेस को ऐड करिए, डिवाइड बाय 2 करिए, आपका एवरेज हो जाएगा। अगर आप 10 डेज का निकाल रहे हो, तो 10 डेज के प्राइसेस को ऐड करिए, डिवाइड बाय 10 करिए, आपका अरिथमेटिक मूविंग एवरेज आ जाएगा। So an n period AMA is simple average of last n period prices। कैसे निकालते हैं सर, n प्राइसेस n ईयर के प्राइसेस को या फिर n पीरियड के प्राइसेस को ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाय कर देंगे n से। नेक्स्ट है सर आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है सर, जो आपका लेटेस्ट ईएमए था उसको आपको हाईएस्ट वेट देना है, तो आप क्या करते हैं सर, यहाँ पे आप लेटेस्ट ईएमए को लेते हैं, प्लस उसमें आप एक एडजस्टमेंट करते हैं। अब ये एडजस्टमेंट का वैल्यू क्या है सर, एडजस्टमेंट का वैल्यू है आपका एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ आपका प्रीवियस डे एंड आपका आज का क्लोजिंग प्राइस। तो अनलाइक एएमए विच असाइंस इक्वल वेट, आपके एएमए ने सबको इक्वल वेट दिया था 1/n का, यूज फॉर कंप्यूटिंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज असाइन करेगा सर डिक्रीजिंग वेट। डिक्रीजिंग वेट सर कैसे, सबसे हाईएस्ट वेट मिलेगा प्रीवियस डे को, एंड बाकी के सर जितने भी आपके ईएमए उनको आप डिक्रीजिंग वेट देंगे। अब डिक्रीजिंग वेट देने के लिए सर हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंट का वैल्यू यूज करते हैं। हाईएस्ट वेट बीइंग असाइन टू द लेटेस्ट प्राइस। अब सर ईएमए ऑफ टी यानी आज का ईएमए कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले सर आप ले लीजिए आपका प्रीवियस डे का ईएमए, इसमें सर आपको ऐड करना है। अब सर क्या ऐड करना है आपको, सर ऐड करना है आपका एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग प्राइस कितना था माइनस प्रीवियस डे ईएमए। तो आपके क्लोजिंग प्राइस और प्रीवियस डे के ईएमए का डिफरेंस ले लीजिए, मल्टीप्लाई करिए एक्सपोनेंट से, तो आपके पास एक एडजस्टमेंट वैल्यू आएगा। इस एडजस्टमेंट वैल्यू को आप ऐड करेंगे आपके प्रीवियस डे के ईएमए में। क्या सर ये एडजस्टमेंट वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा,
ये एडजस्टमेंट वैल्यू आपका पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, एंड आप इसको प्रीवियस डे ईएमए में ऐड करेंगे। ईएमए टी क्या है सर? ईएमए ऑफ टुडे। एक्सपोनेंट क्या है सर? एक्सपोनेंट जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। तो 2 डिवाइड बाय 1 प्लस नंबर ऑफ डेज फॉर विच एक्सपोनेंट इज कैलकुलेटेड। अगर आप सर 10 दिन का ईएमए ले रहे तो 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 यानी 2 डिवाइड बाय 11 आप करेंगे। अब सर क्या मिस्टेक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है? इफ वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में सर एक्सपोनेंट का वैल्यू गिवन नहीं है, देन इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अबव। तो आप सर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे सर? 2 डिवाइड बाय 1 प्लस n करके। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में हैव डेटा फॉर 8 डेज, क्वेश्चन के अंदर 8 दिन का मतलब 8 डेज का प्राइसेस आपको गिवन है, एंड क्वेश्चन विल आस्क टू कैलकुलेट एक्सपोनेंट फॉर 15 डेज। अब सर आप बोलोगे कि हमें तो 8 दिन का ही प्राइस गिवन है, बट एक्सपोनेंट हमें 15 दिन का निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सर आपको ध्यान होना चाहिए कि ईएमए के फॉर्मूले के अंदर आपको 15 दिन का प्राइस नहीं चाहिए, क्योंकि सर आपको ईएमए के अंदर 15 दिन का प्राइस चाहिए हो सकता है, बट ईएमए के अंदर 15 दिन का प्राइस नहीं चाहिए। आपको चाहिए सर प्रीवियस डेज का ईएमए, प्लस सर आपको निकालना है एडजस्टमेंट का वैल्यू, एंड एडजस्टमेंट के वैल्यू के लिए आपको चाहिए केवल एक्सपोनेंट। तो सर अगर आपको 15 दिन का ईएमए निकालना है और 8 दिन का प्राइस है तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको जो एक्सपोनेंट लेना है यहाँ पे, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सपोनेंट के अंदर आपका 15 का फैक्टर काम आएगा। कैसे काम आएगा सर? तो इट विल आस्क टू कैलकुलेट फॉर 15 डेज ईएमए। तो आपका एक्सपोनेंट कैसे निकलेगा सर? 2 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो 2 डिवाइड बाय 15 प्लस 1 या फिर 2 डिवाइड बाय 16, तो 0.125 बनेगा आपका एक्सपोनेंट। तो हम लोग सर यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में हो सकता है 8 दिन का प्राइस हो, बट क्वेश्चन बोलेगा सर 15 डेज का ईएमए निकालिए, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि 15 डेज का रूल केवल और केवल एक्सपोनेंट का वैल्यू निकालने में, ना कि आपकी और कोई कैलकुलेशन के अंदर है। तो एक बार आपने एक्सपोनेंट का वैल्यू निकाल दिया तो आप 15 डेज ईएमए निकाल सकते हैं। तो ये सर आपका ईएमए का कंसेप्ट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एग्जाम में सर आपको बोला कि ईएमए निकालिए, आप निकालेंगे कैसे? तो सर आप ऐसा टेबल बना के आ जाइए। टेबल में सर हमें क्या करना है? टेबल में सर ये जो आपका फॉर्मूला है, इसी को हमने सिंप्लीफाई किया है। सबसे पहले सर क्वेश्चन में जो डेट गिवन होगी वो कॉपी कर लीजिए, एंड क्लोजिंग प्राइस आपको गिवन होगा वो कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन में आपको सर ये दो चीजें गिवन होगी, प्लस सर आपको एक प्रीवियस डे का ईएमए भी गिवन होगा। क्या सर हमें हर दिन का ईएमए गिवन है? नहीं सर, आपको हर दिन का ईएमए गिवन नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपको निकालना है। आपको सर केवल एक प्रीवियस डे का ईएमए गिवन रहेगा। अब सर प्रीवियस डे का ईएमए आपके पास अवेलेबल है, आपके पास क्लोजिंग प्राइस अवेलेबल है। सबसे पहले आप निकालेंगे डिफरेंस इन क्लोजिंग प्राइस एंड ईएमए। तो सर आप करेंगे यहाँ पर बी माइनस सी, तो आपके पास डिफरेंस आ गया जो कि आपका ये वाला वैल्यू था। डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते सर एक्सपोनेंट से, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस इनटू एक्सपोनेंट, आपको मिलेगा सर ई का वैल्यू जो कि आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है। अब इस एडजस्टमेंट फैक्टर को प्रीवियस डे में एडजस्ट करेंगे तो आपको आज का ईएमए मिल जाएगा। तो ये आपका सर तरीका है टेबल बनाने का। अभी सर जब हम इसके क्वेश्चन पे चलेंगे तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि सर ईएमए निकालते कैसे एंड कैसे ये काम करता है। अब सर इसके बाद ईएमए का एनालिसिस कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है सर। हमने बात किया था कि अगर आपका एएमए या फिर आपका ईएमए बढ़ रहा है, यानी आपका मूविंग एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट आपका बुलिश है। बुलिश मार्केट में सर आपको बाइंग करनी चाहिए। एंड सर अगर आपका एएमए और ईएमए गिर रहा है यानी मार्केट आपका बियरिश है, एंड ऐसे मार्केट में आपको सेलिंग करनी चाहिए। तो एएमए एंड ईएमए कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर नो ट्रेडिंग डेज। जिस दिन मार्केट में ट्रेडिंग ही नहीं होगी, जिस दिन मार्केट बंद है, उस दिन सर आप मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे? तो वहां पर आपका मूविंग एवरेज नहीं निकलेगा। अगर सर आपका एएमए या फिर ईएमए बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? राइजिंग मार्केट यानी बुलिश ट्रेंड, शेयर को बाय कर लेंगे। एएमए या फिर ईएमए गिर रहा है सर, यानी मार्केट बियरिश है, और ऐसे में आपको शेयर को सेल करना चाहिए। अब सर हमारे पास है टीवाई के वन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आपके टीवाई के वन के ऊपर। तो ये रहा सर आपका टी वाई के वन, एंड आप देख सकते हैं कि सर कितनी बार एग्जाम्स में आ चुका है। मई 18 से लेके मई 24 तक लगभग 6 ईयर्स में 12 अटेम्प्ट्स में लगभग 4 टाइम आया हुआ है। एंड सर ये आपके आईबीएस के पेपर में भी आया था रिसेंटली, एज इट इज सेम क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। इसकी सर रिक्वायरमेंट देखते क्या है? कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हमें यहाँ पर EMA निकालना है। ऑफ सेंसेक्स ड्यूरिंग द अबव पीरियड, हमें सर सेंसेक्स का निकालना है। आप बोलते हैं हमें स्टॉक का निकालना, स्टॉक का निकाल देते। आपने बोला सर सेंसेक्स का निकालना, तो इसका भी हम निकाल देंगे। बट सर सेंसेक्स होता क्या है? सेंसेक्स सर आपका मार्केट का इंडेक्स है, जहां पर सर आप BSE की जो टॉप 25 कंपनीज है उनका एवरेज लेके चलते हैं। The previous day's exponential moving average of Sensex can be assumed as 15,000। आपको सर ये क्या गिवन है? आपको गिवन है प्रीवियस डे का EMA।
ईएमए ऑफ प्रीवियस डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ईएमए की कैलकुलेशंस के अंदर, जो कि है सर आपका 15,000। द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 31 डेज ईएमए इज 0.062। आपको सर ई का वैल्यू भी गिवन है, जो कि अगर गिवन नहीं होता तो हम कैलकुलेट कर लेते। कैसे कैलकुलेट कर लेते सर आप? तो ई का वैल्यू होता है 2 डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो 2 डिवाइड बाई एन कितना है सर? 31 यहाँ पर एन है, 31 डेज का ईएमए, तो 31 प्लस 1, तो 2 डिवाइड बाई 32 आप करते, ये शायद सेम आना चाहिए। 2 डिवाइड बाई 32 आपका आता है 0.0625, जो कि यहाँ पर 0.062 आपको गिवन है। गिव डिटेल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन। तो हमें सर डिटेल एनालिसिस भी देना है, एंड सर हमें यहाँ पर ईएमए कैलकुलेट करके भी बताना है। अब सर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमें? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एनएससी निफ्टी फ्रॉम 6 to 17 डे ऑफ मंथ ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर 2020 वर एज फॉलो। अब सर आप देखेंगे यहाँ पर आईसीआई ने क्या मिस्टेक किया है कि इन्होंने सर यहाँ तो बोला है कि आप सेंसेक्स का ईएमए निकालिए, एंड यहाँ पर सर डेटा गिवन है निफ्टी का। तो सर यहाँ पर आईसीआई की प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो आप यहाँ पर इसको सेंसेक्स कर लीजिए, या फिर सर आप नीचे जाके इसको निफ्टी कर लीजिए। सर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही आपके मार्केट के इंडेक्स है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट आप यहाँ पर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको सर आप कर लीजिए सेंसेक्स। अब सर डेटा क्या गिवन है आपको? यहाँ पर सर आपको 12 डेज का डेटा गिवन है, ये आपकी सर डेट रहेगी, ये आपके सर डेज है, एंड ये आपके सर सेंसेक्स का वैल्यू गिवन है। यहाँ पर सर गिवन है कि थर्सडे को सेंसेक्स क्लोज हुआ 14,522 पे, फ्राइडे को हुआ सर 14,925 पे, सैटरडे एंड संडे को आपका मार्केट बंद रहता है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई। फिर मंडे से लेके अगेन फ्राइडे तक कुछ ट्रेडिंग हुई है, सैटरडे संडे को ऑफ था, एंड सर मंडे को भी यहाँ पर उगे। यहाँ पर सर आपका मंडे से थर्सडे को ट्रेडिंग हुई है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपका मार्केट बंद था, हो सकता है कोई फेस्टिवल हो, एंड सर फिर मंडे को आपका अगेन मार्केट स्टार्ट हुआ। तो सर हमें यहाँ पर ईएमए निकालना है, एंड सर हमें पता है कि जिस दिन मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होगी उस दिन हमें ईएमए नहीं निकालना है, तो ये नो ट्रेडिंग डेज वाले आपको इग्नोर करने हैं, एंड बाकी के सर हमें यूज करने हैं यहाँ पे। तो सर चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। अगर आप चाहते हैं इसको सॉल्व करना तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप खुद सॉल्व करके देखिए। अगर आपको ईएमए का फॉर्मूला पता है, आपको सर हमारा ये मेथड ऑफ सॉल्विंग पता है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वीडियो को वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलते हैं सर हम लोग हमारे सॉल्यूशन पे। सबसे पहले टी वाई के वन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। टी वाई के वन के अंदर सर हमें पता है कि हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग सर ईएमए लेते हैं हमारे प्रीवियस डे का, इसमें सर हम एडजस्टमेंट ऐड करते हैं। एडजस्टमेंट क्या होता है हमारा? एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं सर हम लोग आपके आज के क्लोजिंग प्राइस माइनस ईएमए ऑफ प्रीवियस डे से। तो ये सर आपके ईएमए का फॉर्मूला है, जो कि आपको पता है। अब सर हमें वो टेबल ड्रॉ करना है एंड आपका आंसर निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं हम लोग डेट या फिर डे ले लेंगे। यहाँ पर लेंगे सर आपका क्लोजिंग प्राइस। ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन से मिलेगी, तो क्वेश्चन से इसको कॉपी कर लेते हैं फटाफट। तो डेट लेते हैं सर 6, 7, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 को क्लोज है एंड 17 को आपको निकालना है। तो ये आपके सर डेज हो गए। क्लोजिंग प्राइस ले लेते हैं फटाफट से। 14,522, 14,925, 14,925, 15,222, 16,000, 16,400 एंड 17,000 एंड 18,000। तो ये हमने सर आपकी क्लोजिंग प्राइस लिख ली है सेंसेक्स की। अब सर नेक्स्ट कॉलम क्या था? नेक्स्ट था सर हमारा प्रीवियस डे का ईएमए, ईएमए ऑफ प्रीवियस डे। अब सर सबसे पहला जो आपका स्टार्टिंग का प्रीवियस डे का ईएमए, क्या वो गिवन है क्वेश्चन में? बिल्कुल सर गिवन है हमें यहाँ पर आपका कि जो आपका प्रीवियस डे का ईएमए था वो कितना था सर यहाँ पे आपका? वो था आपका सर यहाँ पर 15,000 का। तो 15,000 आपका प्रीवियस डे ईएमए था, ये हमने नोट कर लिया। क्या बाकी का सर गिवन है? बाकी का सर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपके पास सर ईएमए ऑफ प्रीवियस डे गिवन था। नेक्स्ट सर आपको एक्सपोनेंट का वैल्यू भी गिवन है। कितना है आपका एक्सपोनेंट का वैल्यू? एक्सपोनेंट है आपका 0.062 का, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्सपोनेंट है सर 0.062 का। नेक्स्ट सर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग प्राइस माइनस आपका ईएमए ऑफ प्रीवियस डे। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे आपका डिफरेंस। आपको सर क्लोजिंग प्राइस एंड अपना ईएमए का डिफरेंस लेना है, तो 14,522 माइनस 15,000 करेंगे। कितना होता है ये होता है सर आपका माइनस का 478। अब सर आपका यहाँ पर एडजस्टमेंट कितने का बनता है?
एडजस्टमेंट होता है सर आपका एक्सपोनेंट इनटू आपका डिफरेंस, तो आप इस -478 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.062 से, तो ये आता है आपका माइनस का 29.636, जिसको हम लोग -29.64 लिख लेते हैं। एंड सर यहाँ पर आप निकालेंगे ईएमए ऑफ टुडे, एंड ईएमए ऑफ टुडे क्या होता है सर, ये जो आपका एडजस्टमेंट है इसको ऐड करेंगे प्रीवियस डे के अंदर, तो 15,000 माइनस करना है 29.64 से, तो ये आता है आपका 14,970.36। तो ये सर आपका ईएमए है आपकी 6th ऑफ डेट का। कौन सा मंथ है सर, ये क्वेश्चन में गिवन है क्या? क्वेश्चन में सर गिवन है आपका 6th ऑफ जैन, तो ये आपका 6th ऑफ जैन का यहाँ पर ईएमआई निकाला है 14,970.36। अब सर नेक्स्ट डे पे चलते हैं 7 जैन को, जो आपका सर प्रीवियस डे का ईएमआई वो आपने निकाल लिया 14,970.36, ये आपका यहाँ आ जाएगा प्रीवियस डे ईएमआई के अंदर। तो सेम कॉपी कर लेते हैं 14,970.36, आपके पास प्रीवियस डे ईएमआई आ गया है। नेक्स्ट स्टेप होता है सर डिफरेंस निकालने का, तो 14,925 एंड 14,970 का डिफरेंस लेना है। 14,925 माइनस 14,970.36, ये होता है आपका माइनस का 45.36, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एडजस्टमेंट जो कि 0.062 का है, तो ये होता है आपका माइनस का 2.81, तो माइनस 2.81 करना है आपको। 14,970 आपका जो प्रीवियस था इसमें आप एडजस्ट कर देंगे एडजस्टमेंट को, 14,970.36 माइनस 2.81, ये होता है 14,967.55। अगेन सर ये आपका आज का ईएमआई बना है 7th ऑफ जैन का। अब आप चाहेंगे 10th जैन पे, 10th जनवरी को आपको चाहिए प्रीवियस डे का ईएमआई। सर 9 जैन का ईएमआई क्या है, 9 जैन को सर छुट्टी थी, तो आपका जो 7th का ईएमआई वो आपका 10th का प्रीवियस डे का ईएमआई बनेगा, तो 14,967.55 बनेगा यहाँ पर आपका प्रीवियस डे ईएमआई। 15,222 माइनस करेंगे 14,967.55, ये होता है आपका 254.45। अब सर 254.45 अब आपका पॉजिटिव में आया है, इस पॉजिटिव को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 0.062 से, ये आता है 15.78, तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा आपके प्रीवियस डे ईएमआई में, तो 14,967.55 इसमें ऐड करेंगे 15.78 को, ये होता है 14,983.33। अब ये आपका सर आज का है, तो नेक्स्ट डे का क्लोजिंग बन जाएगा 14,983.33। अगेन आप डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे 16,000, ये आता है आपका 1,016.67, इसको अगेन मल्टीप्लाई करना है हमें 0.062 के एक्सपोनेंट से, तो एडजस्टमेंट वैल्यू आता है 63.03 का, इसको ऐड कर लेंगे हम लोग 14,983.23 प्लस 63.03, ये होता है आपका सर 15,046.26। अब अगेन ये आपका आज का ईएमआई, तो यहाँ पर बनेगा इसका प्रीवियस डे, अगेन हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा 16,400 से, तो ये आता है 1353.74, इंटू करेंगे 0.062 से, तो आता है आपका 83.93, ये ऐड करना पड़ेगा 15,046.26 प्लस 83.93, ये होता है आपका 15,130.19। अगेन ये बनेगा आपका प्रीवियस डे, डिफरेंस लेंगे 17,000 से, ये आता है 1869.81, इंटू करेंगे 0.062, 115.93, अब ऐड करेंगे 15,130.19 प्लस 115.93, ये होता है आपका 15,246.12, एंड ये आपका बनेगा यहाँ पर क्लोजिंग 15,246.12, इनका डिफरेंस लेंगे 18,000 से, ये आता है आपका 2753.88 इंटू 0.062, 170.74 का एडजस्टमेंट है, तो 15,246.12 प्लस 170.74, ये आता है आपका 15,416.86, तो ये आपका ईएमआई बनता है पूरा का पूरा। तो ये सर आपके ईएमआई की वैल्यू निकाल दिए है हमने। अब सर आपका ये ईएमआई का काम तो हो चुका है, सेकेंड पार्ट था सर आपका एनालिसिस का। अब सर एनालिसिस में आपको क्या देखना है कि क्या आपका ईएमआई बढ़ रहा है या फिर आपका ईएमआई घट रहा है,
उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेंड को प्रेडिक्ट करेंगे। तो सर सबसे पहले क्या हुआ, आपका ईएमए स्टार्ट हुआ था आपकी 15,000 के वैल्यू से, फिर सर ये 14,970 पे आया, फिर 14,967 पे आया। तो पहले आपका ईएमए गिर रहा था, बट सर यहाँ पर 14,967 के बाद आपका ईएमए 983 पे आया, 15,000 पे आया, 15,100, 200 एंड 400 पे। तो फिर धीरे धीरे आपका ईएमए बढ़ने लगा है। एंड सर जो आपका लेटेस्ट डेटा क्या बोल रहा है कि आपका ईएमए अभी बढ़ रहा है। तो जब ईएमए आपका बढ़ रहा है यानी आपका सर बुलिश ट्रेंड चल रहा है, एंड बुलिश में सर आपको बाय करना चाहिए। तो आपका एनालिसिस क्या होगा सर कि आपका ईएमए राइज कर रहा है, ईएमए राइजिंग है मतलब आपका बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है मतलब आपको बाय करना चाहिए। तो ये आपका आंसर रहेगा। चलते सर हम लोग आईसीआई के आंसर पे। तो ये रहा सर आपका आईसीआई का आंसर। यहाँ पर सर आपका लास्ट दिन का ईएमए मैच कर लेते हैं, 15,416.937। हमारा भी सर लगभग यही है, 15,416.86। क्या सर कंक्लूजन है यहाँ पे, द मार्केट इज बुलिश, मार्केट इज लाइकली टू रिमेन बुलिश। आपका मार्केट बुलिश है क्योंकि सर आपका पहले जो सर ईएमए गिरा है, आपका सर शायद ईएमए यहीं तक गिरा है, तो यहाँ तक आपका ईएमए गिरा है, फिर यहाँ से सर आपका मार्केट उठ गया है, तो यहाँ से आपका मार्केट बढ़ता गया है। तो सर मार्केट रिमेन बुलिश फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इफ फैक्टर रिमेन्स द सेम ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर द इन्वेस्टर ब्रोकर कैन टेक लॉन्ग पोजिशन। लॉन्ग पोजिशन मतलब क्या सर, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो ये आपका सर एनालिसिस रहेगा। सर आईसीआई ने क्या किया, आईसीआई ने भी सेम फॉर्मेट फॉलो किया, डेट लिया है, सेंसेक्स का वैल्यू लिया है, एंड आपका ईएमए ऑफ प्रीवियस डे लिया है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था। फिर सर यहाँ पर डिफरेंस निकाला है, डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया एक्सपोनेंट से, तो आपका एडजस्टमेंट आया। अब इस एडजस्टमेंट को प्रीवियस डे में एडजस्ट करके आपका आज का ईएमए कैलकुलेट किया है। तो ये आपका सर सिंपल सा टीवाई के वन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सर, बहुत अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपका सर टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट केवल इतना ही था, मूविंग एवरेज कैसे निकालते वही सीखना था आपको, वो आप सीख चुके हैं। अब चलते सर आपके नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है सर हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट है सर हमारा एफिशिएंट मार्केट थियरी। सर इससे भी बात करते हैं कि ये एफिशिएंट मार्केट थियरी होती क्या है। एफिशिएंट मार्केट थियरी बहुत सिंपल सी थियरी सर। एफिशिएंट मार्केट थियरी में इतना बोला गया है कि आपका जो मार्केट है वो एकदम एफिशिएंट है। अब सर एफिशिएंट का मतलब क्या है कि सर मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है वो सब आपकी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर सर आपको पता है कि रिलायंस अच्छा परफॉर्म कर रही है तो रिलायंस का प्राइस जो है वो 1500 से 1600 हो रहा है। यानी अगर मार्केट में गुड न्यूज़ है तो मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट में बैड न्यूज़ है सर रिलायंस का शेयर गिर रहा है, रिलायंस का जो मार्केट शेयर है, रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो रिलायंस का शेयर भी सर गिरने लग जाएगा 1500 से 1400। तो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी सर बहुत सिंपल शब्दों में ये बोलती है कि मार्केट आपका बहुत एफिशिएंट है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है वो सारी की सारी आपकी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो प्राइसेस आर द की, तो प्राइसेस आपकी की है एंड प्राइसेस नेवर लाइज। तो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी इस बात पर बिलीव करती है कि सर जो आपकी प्राइस है वो कभी झूठ नहीं बोलती है। हो सकता है सर आपकी जो रिलायंस का मैनेजमेंट है वो झूठ बोल दे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर जो आपकी प्राइस है सर रिलायंस की वो आपको कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। तो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी यही बोलना चाहती है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है वो सारी की सारी आपकी प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है। तो कोई भी शेयर सर आपका मार्केट में अंडर वैल्यू नहीं है, कोई भी शेयर ओवर वैल्यू नहीं है, सारे शेयर आपके करेक्टली वैल्यू है। अगर सर सारे शेयर करेक्टली वैल्यू है तो क्या आप वहां पर गेन कर सकते हैं। अगर सर सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी चीज अंडर वैल्यू नहीं है, कोई भी चीज ओवर वैल्यू नहीं है, तो उस मार्केट में आप कोई भी एब नॉर्मल रिटर्न नहीं बना सकते। तो यहां पर यही बात बोली जाती है कि नो वन कैन बीट द मार्केट। सो नो वन कैन बीट द मार्केट, यानी सर कोई भी मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकता, क्योंकि सर जो भी प्राइसेस है वो करेक्ट प्राइसेस है, ना कुछ अंडर वैल्यू है ना कोई ओवर वैल्यू है, तो आप किसी को भी कम में खरीद के ज्यादा में सेल नहीं कर पाएंगे। यही सर आपकी एफिशिएंट मार्केट थियरी भी है। अब सर इस एफिशिएंट मार्केट थियरी को टेस्ट किया जाता है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर आपकी जो एफिशिएंट मार्केट थियरी है ये आपकी पार्शियली ट्रू है, क्योंकि सर ये बात तो हमें पता है कि प्राइसेस नेवर लाइज। अगर सर किसी का प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब सर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, किसी का प्राइस गिर रहा है यानी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो आपकी सर ये बात तो हम नहीं बोलेंगे कि आपका मार्केट एफिशिएंट नहीं है, बट सर ये आपकी थियरी पार्शियली करेक्ट है। मार्केट आपका एफिशिएंट है बट परफेक्टली एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ कुछ इनएफिशिएंसीज है। अब सर ये जो आपकी सेकंड थियरी जो कि ये बात बोल रही है कि मार्केट परफेक्टली एफिशिएंट नहीं है, कुछ कुछ इनएफिशिएंसी मार्केट के अंदर है,
वो सर बोलती है कि आपका जो मार्केट है वो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी पे चलता है। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, कि सर मार्केट में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, मार्केट के अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो कि सर आपकी परफेक्टली एफिशिएंट नहीं है। हो सकता है सर कोई चीज अंडर वैल्यू हो, कोई चीज ओवर वैल्यू हो, इसीलिए सर मार्केट में इतने सारे ट्रेडर्स हैं जो कि सर ये जो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू का काम है उसको यूज करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। एंड मार्केट के अंदर सर आपके आर्बिट्रेजर भी हैं। सर आर्बिट्रेजर क्या होता है? आर्बिट्रेजर वो लोग हैं जो कि बिना कोई रिस्क लिए प्रॉफिट बनाते हैं। अब सर बिना कोई रिस्क लिए प्रॉफिट कैसे बना सकता है? तो मार्केट के अंदर सर जो इनएफिशिएंसी होती है, कोई चीज सर 100 रुपए की है लेकिन सर मार्केट में केवल 99 में मिल रही है, तो वो आर्बिट्रेटर्स को 99 में बाय करके 100 में सेल कर देगा। तो इसी को सर बोलते हैं आर्बिट्रेजिंग। तो सर वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी सिंपल सी बात बोलती है कि मार्केट एफिशिएंट तो नहीं है, मार्केट में कुछ कुछ इनएफिशिएंसी है। अब सर जैसे ही आप इस बात को क्वेश्चन करने गए कि मार्केट में इनएफिशिएंसी, इसको आप प्रूव करिए, तो इसको प्रूव करने के लिए यहां पर आपके 3 मेथड रहते हैं। अब सर कौन कौन से 3 मेथड है? सबसे पहला है आपका सीरियल कोरिलेशन। अब सर सीरियल कोरिलेशन क्या बोलता है? सीरियल कोरिलेशन ये बोलता है कि सर अगर आपका मार्केट एफिशिएंट है तो यानी आपके जो पास्ट प्राइसेस है और फ्यूचर प्राइसेस है उनके बीच में एक ट्रेंड होगा एंड वो ट्रेंड हमेशा फॉलो होगा। तो पास्ट प्राइसेस एंड फ्यूचर प्राइसेस के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए अगर सर आपका एफिशिएंट मार्केट है। एफिशिएंट मार्केट मतलब सर क्या है कि जो सर पहले हुआ था, यानी जो पैटर्न जो ट्रेंड पहले बने थे वही पैटर्न एंड ट्रेंड आपके फ्यूचर में भी बनेंगे। तो आपकी वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी सबसे पहले बोलती है कि सर आप एक सीरियल कोरिलेशन टेस्ट कर लीजिए, यानी सर आप मार्केट के डेटा के बीच में एक कोरिलेशन निकाल लीजिए। अगर दोनों के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो अगर कोरिलेशन एग्जिस्ट, इसका मतलब तो सर आपकी एफिशिएंट मार्केट थ्योरी बहुत सही चल रही है, मार्केट आपका एफिशिएंट है। बट सर अगर आपका कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब सर आपकी एफिशिएंट मार्केट थ्योरी सही नहीं चल रही है एंड वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी यहां पर एग्जिस्ट करती है। तो सर ये है आपका कोरिलेशन का सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। यहां पर सर बहुत ही सिंपल सा हमारा लॉजिक होता है, जो भी सर मार्केट में डेटा दे रखा है उसको सर आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उन 2 पार्ट का सर आप कोरिलेशन निकालेंगे, दोनों में कोरिलेशन आ जाता है तो आप बोलेंगे एफिशिएंट है। कोई कोरिलेशन नहीं आता यानी सर मार्केट एकदम रैंडमली मूव कर रहा है, एंड अगर मार्केट रैंडमली मूव कर रहा है तो आपका कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड मार्केट आपका एफिशिएंट नहीं है। तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी का एक और प्रूफ क्या है कि मार्केट सर आपका रैंडम मूव करेगा। अगर सर मार्केट एफिशिएंट है तो मार्केट आपका एकदम परफेक्टली मूव करेगा, बिल्कुल ट्रेंड फॉलो करेगा, बिल्कुल पैटर्न क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मार्केट आपका एफिशिएंट नहीं है तो वो एकदम रैंडमली मूव करेगा। तो सर हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? एफिशिएंट में सर मार्केट कुछ इस तरह के पैटर्न बनाएगा एंड सर रैंडम के अंदर सर क्या होगा? कभी बढ़ेगा, कभी गिरेगा, कभी बढ़ेगा, कभी गिरेगा। तो इस तरह का सर हम लोग वीक फॉर्म में बोलते हैं कि आपका मार्केट बहुत रैंडम है। सबसे पहला टेस्ट है आपका सीरियल कोरिलेशन, जहां पर आप कोरिलेशन चेक करते हैं। सेकंड है आपका सर रन टेस्ट। तो सर रन टेस्ट क्या है? रन टेस्ट में सर इतनी सी सिंपल सी बात बोली है कि सर अगर आप ये बोल रहे हो कि मार्केट आपका परफेक्टली एफिशिएंट है, मार्केट के अंदर ट्रेंड एग्जिस्ट करते हैं, तो सर हमारा रन टेस्ट आप फॉलो करिए। रन टेस्ट आपको बताएगा कि सर आपके मार्केट में जो नंबर ऑफ रन्स हैं, अगर वो नंबर ऑफ रन्स कोई रैंडम सीरीज के अंदर आ रहे तो मार्केट आपका रैंडमली मूव करता है, मार्केट में एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन सर अगर आपके जो नंबर ऑफ रन्स है वो रैंडम सीरीज में नहीं आ रहे, इसका मतलब सर आपका मार्केट एकदम परफेक्टली एफिशिएंट है। अब सर नंबर ऑफ रन क्या होते हैं? नंबर ऑफ रन मतलब सर जैसे मान लेते सर ये है आपका प्राइस का चार्ट। नंबर ऑफ रन मतलब सर अगर आपका प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब सर पहले आपका प्राइस बढ़ा है तो ये आपका एक रन है, यहाँ से प्राइस गिरा ये आपका सेकंड रन है, यहाँ से सर वापस से प्राइस बढ़ा है, यहाँ से वापस से गिरा है, तो ये आपके 4 रन हो गए। अब सर जितने ज्यादा रन होंगे आपके प्राइस के मूवमेंट में, इसका मतलब क्या है सर? मार्केट बहुत रैंडम है। क्योंकि सर अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा, यानी गिरता रहेगा बढ़ता रहेगा, इसका मतलब क्या है? बहुत ही रैंडम सी लाइन चल रही है मार्केट के अंदर एंड मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं है। इसी की जगह सर मार्केट अगर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर ऐसे चलेगा, इसका मतलब सर मार्केट के अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो रन टेस्ट सर क्या बोलता है कि आप सर अपनी जो भी मार्केट का डेटा है उसके अंदर नंबर ऑफ रन काउंट कर लीजिए। अब उस नंबर ऑफ रन को हम लोग कंपेयर करेंगे हमारी रैंडम सीरीज से। अगर रैंडम सीरीज के रन एंड आपके नंबर ऑफ रन बराबर हो गए, यानी आपका जो डेटा है वो रैंडम है, एंड अगर बराबर नहीं हुए इसका मतलब आपका डेटा रैंडम नहीं है। तो ये है सर आपका रन टेस्ट, जिसको आप बोल सकते हैं रैंडमनेस।
यहाँ पर सर हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या आपका डेटा रैंडम है कि आपका डेटा रैंडम नहीं है। एंड लास्ट है सर आपका फिल्टर रूल टेस्ट। फिल्टर रूल टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिल्टर रूल टेस्ट में क्या होता है सर, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो की जाती है। यहाँ पर सर हम लोग एक फिक्स परसेंट डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अगर मान लेते सर आपका स्टॉक 5% बढ़ता है तो आप बाय करेंगे, एंड सर जैसे ही आपने बाय किया उसके बाद स्टॉक 5% गिरता है तो आप इसको सेल करेंगे। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो होती है आपकी फिल्टर रूल टेस्ट के अंदर। एंड यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका मार्केट रैंडम है तो आपका रिटर्न कुछ भी नहीं बनेगा, एंड अगर आपका मार्केट रैंडम नहीं है तो आपका अच्छा रिटर्न यहाँ पर बन सकता है। क्योंकि सर अगर मार्केट आपका रैंडम है, कभी बढ़ता है कभी गिरता है, तो आपका बाय और सेल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा, एंड आपकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है एंड जो आपकी प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो सर यहाँ पर फिल्टर रूल टेस्ट इतना रिलेवेंट नहीं है, इसका आज तक कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। बट सर फिर भी आप इसको थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आपके थियरी वालों के साथ कवर करेंगे, बट अभी आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियल कोरिलेशन एंड रन टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं सर हमारे कंसेप्ट नोट्स के ऊपर एंड करते हैं इसको कवर। सबसे पहले सर एफिशिएंट मार्केट थियरी या फिर इसको एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जिसको बहुत डिटेल में हम लोग थियरी के लेक्चर में कवर भी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी क्या होता है कि एट एनी गिवन टाइम ऑल अवेलेबल प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज फुली रिफ्लेक्टेड इन सिक्योरिटी। यहाँ पर ये बात मानी जाती है कि सर जो भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपकी प्राइसेस, जो भी सिक्योरिटी की प्राइसेस है उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस थियरी स्टेट्स दैट नो वन कैन बीट द मार्केट। इसीलिए सर आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी मार्केट में हो रहा है वो प्राइसेस में पहले से ही है। तो कुछ भी चीज अंडर वैल्यू नहीं है, कोई भी चीज ओवर वैल्यू नहीं है, तो आप कोई भी मार्केट को बीट नहीं कर सकता। अगर मार्केट सर 10% से ग्रो हो रहा है तो कोई भी बंदा 10% से ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकता। Hence making it impossible for investor to either purchase undervalued stock or sell stock for inflated prices, as stocks are always traded at their fair value on exchange। तो ना तो इन्वेस्टर अंडर वैल्यू को बाय कर सकता है, ना ही इन्फ्लेटेड प्राइस पे सेल कर सकता है, क्योंकि मार्केट पे सारे स्टॉक फेयर वैल्यू पे चल रहे हैं। अब सर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि बहुत से लोगों ने बोला मार्केट एफिशिएंट है, बट कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया कि मार्केट आपका एफिशिएंट नहीं है, मार्केट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी पे होता है। एंड इसी के लिए सर जो आपकी एम्पेरिकल एविडेंस है उसके लिए हम लोग 3 तरह के टेस्ट करते हैं। सर कौन कौन से 3 टेस्ट है? आपका सीरियल कोरिलेशन, आपका रन टेस्ट एंड आपका फिल्टर रूल टेस्ट। So according to weak form of efficient market theory, there is no relationship between the past and future price movement। यहाँ पर ये बोला जाता है कि आपके प्राइसेस रैंडम चलते हैं, यानी सर कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है आपके पुराने प्राइसेस में एंड आज के प्राइसेस में। 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड टू एम्पेरिकली वेरीफाई वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थियरी। कौन कौन से 3 टेस्ट है सर? सीरियल कोरिलेशन, रन टेस्ट एंड फिल्टर रूल टेस्ट। अब तीनों पे सर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है आपका सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। जैसे सर यहाँ पर नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर आप लोग कोरिलेशन की बात करेंगे। अगर सर जो आपका डेटा है, जो भी आपका प्राइस है, उस प्राइस के डेटा के आप 2 पार्ट कर दीजिए। अब आपके पास सर 2 डिफरेंट सीरीज आ चुकी है। अब इन दोनों डिफरेंट सीरीज के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करिए। अगर दोनों के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब सर मार्केट में प्रीवियस ईयर प्राइसेस और आपके जो फ्यूचर के प्राइसेस है दोनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट है। अगर सर आपके पास्ट ईयर प्राइसेस एंड फ्यूचर के प्राइसेस में कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी सर आपके पास्ट ईयर प्राइसेस एंड फ्यूचर प्राइसेस रिलेटेड नहीं है एंड मार्केट आपका वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी पे चल रहा है। So to test for randomness in stock price changes, one has to took a serial correlation. For this purpose, price change in one period has to be correlated with price change in some other period। तो आप 2 डिफरेंट सेट ऑफ पीरियड के प्राइसेस के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। अब सर आपको याद होगा कि हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ा था आपका कि कोरिलेशन का सर फॉर्मूला क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था हमारा कोरिलेशन का। आप क्या करते हैं सर, कोवेरिएंस लेते हैं सिक्योरिटी ए एंड बी का एंड डिवाइड करते हैं सर स्टैंडर्ड डेविएशन ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बी से, तो आपको मिलता है कोरिलेशन। तो ये सर हमने आपका कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। सेम फॉर्मूला सर यहाँ पर काम में आने वाला है। तो आप क्या करेंगे सर, आप बनाएंगे यहाँ पर 2 डिफरेंट सीरीज ऑफ सिक्योरिटीज, यानी सर सीरियल कोरिलेशन में क्या रहने वाला है, मान लेते हैं आपको सर 10 दिन का प्राइस गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास सर 10 डेज का प्राइस है। आप क्या करेंगे सर, इस 10 डेज के प्राइस के 2 टुकड़े करेंगे। एक होगा सर 1 to 5 डेज का प्राइस एंड दूसरा होगा सर आपका 6 to 10 डेज का प्राइस। अब आपके पास सर 2 सेट ऑफ डेटा बन चुके हैं। अब इस सेट ऑफ डेटा जो कि आपका प्राइस होगा,
इस प्राइस को आप इस प्राइस से कंपेयर करके बताएंगे कि क्या दोनों के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ये बनेगा सर आपका सीरीज ए, ये बनेगा सीरीज बी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका निकालेंगे कोवेरियंस, जिसको बोलते हैं कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी, एंड डिवाइड करेंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी से, तो आपका मिलेगा आपको कोरिलेशन। अगर सर कोरिलेशन का वैल्यू आता है, इसका मतलब क्या है सर कि आपका मार्केट में जो फर्स्ट टू 5 डेज है एंड 6 टू 10 डेज के प्राइस है दोनों रिलेटेड है। अगर कोरिलेशन आपका जीरो के करीब आता है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। So divide the period given in question in two parts. For example, data of 20 days is given, then divide into 1 to 10 and 11 to 20 days. जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, सबसे पहले उसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर 20 डेज का डेटा है तो हम लोग 1 to 10 एंड सेकंड 11 to 20 के बीच में उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिटर्न कैलकुलेट करने का। अभी आपने सर दो प्राइस की सीरीज तो बना ली है, आपकी 1 to 10 डेज की, 11 to 20 डेज की। अब दोनों ही प्राइस की सीरीज का आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है। अब सर रिटर्न कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो रिटर्न कैलकुलेशन भी हमने आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ा था कि सर रिटर्न होता है आपका डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइड बाय आपका प्राइस। तो सर डिविडेंड यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, तो आपको केवल कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइड बाय प्राइस करना है। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है सर आपका P1 माइनस P0, यानी सर आपका वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ है डिवाइड करते P0 से। तो ये आपका सर फॉर्मूला है यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन निकालने का, एंड यही सर आपका रिटर्न का फॉर्मूला बनने वाला है। क्योंकि इस केस में अगर आपका डिविडेंड गिवन नहीं है तो डिविडेंड आपको जीरो मान लेना है। अगर डिविडेंड आपका जीरो है तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या बनता है सर P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0। तो कैलकुलेट द रिटर्न फॉर ईच डेज, तो हम क्या करेंगे सर यहाँ पे आपकी पीरियड वन की प्राइसेस लेंगे, सॉरी पीरियड वन लेंगे, फिर उनकी प्राइसेस लेंगे, यहाँ पर निकालेंगे सर हम चेंज इन क्लोजिंग प्राइस। सर चेंज इन क्लोजिंग प्राइस मतलब क्या है, चेंज इन क्लोजिंग प्राइस मतलब P1 माइनस P0 हम लोग कर रहे हैं, जो कि सर आपका रिटर्न रहने वाला है। सेकेंड है सर आपका पीरियड टू, इसके भी हम लोग क्लोजिंग प्राइस लेंगे एंड चेंज इन क्लोजिंग प्राइस हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है सर, अब आपके पास चेंज इन क्लोजिंग प्राइस आ चुके जो कि आपका एक्चुअल में रिटर्न है। हम लोग सर इस रिटर्न को परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। परसेंटेज में सर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट करने के बाद जो आप कोरिलेशन निकालेंगे वही सेम चीज आप विदाउट परसेंटेज में कन्वर्ट करे भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सर ये जो आपका रिटर्न का फॉर्मूला है P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0, इसके अंदर सर आप P0 से डिवाइड मत करिए, आप केवल P1 माइनस P0 निकाल दीजिए, जो कि सर आपका कैपिटल एप्रिसिएशन है एंड वही आपका रिटर्न बनेगा। तो इसको आप लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। यानी सर अगर मैंने रिलायंस का स्टॉक 1500 में खरीदा है एंड 1600 में सेल किया है, तो मेरा 100 रुपीज़ का रिटर्न बना है। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूंगा तो क्या आएगा, 100 डिवाइड बाय 1500, मतलब मैंने 100 रुपीज़ कमाए 1500 इन्वेस्ट करके। कितना आता है सर ये होता है आपका 6.67% का रिटर्न। बट सर हम लोग परसेंटेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज में जो आप कोरिलेशन निकालेंगे एंड जो आप एब्सोल्यूट कोरिलेशन निकालेंगे दोनों ही सेम आने वाला है, तो हम लोग सर एब्सोल्यूट वैल्यू ही यूज करने वाले हैं। तो सर ये जो आपका रिटर्न आया है और ये आपका रिटर्न आया सेकंड सीरीज का, तो आपका ये पीरियड वन का है, ये आपका पीरियड टू का रिटर्न है, क्लोजिंग प्राइस एंड चेंज इन क्लोजिंग प्राइस का। अब सर यहाँ पर आपके पास रिटर्न अवेलेबल है, आप सबसे पहले निकालेंगे आपका एवरेज रिटर्न। सर एवरेज रिटर्न क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है आपका कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सर कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकालना है, तो सर हमें निकालना है कोवेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ए बी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी। तो हमें सीरीज ए और सीरीज बी का कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब सर कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन। अगर हिस्टोरिकल डेटा है तो आप यहाँ पर सर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर डेविएशन निकाल रहे हैं एंड डेविएशन के लिए आपको चाहिए आपका मीन। एंड सर सेम चीज अप्लाई होती है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं सर, सबसे पहले हम वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस होता है आपका सर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, इसी का अंडर रूट कर देंगे तो आपका आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सर ये दो फॉर्मूले आपको पता है, तो आप सिंपली आपकी सीरीज ऑफ डेटा से कोवेरिएंस और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम लोग वही चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने सर रिटर्न लिख लिया यहाँ पे, फिर हमने सर आपका निकाला होगा एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न को यूज करके हमने निकाला आपका डेविएशन ऑफ पीरियड वन। फिर हमने सर इस डेविएशन का स्क्वायर किया, क्योंकि हमें आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस भी निकालना है। सेम चीज हमने करी सर पीरियड टू के लिए, पीरियड टू का रिटर्न लिखा, उसका सर डेविएशन निकाला, उस डेविएशन का हमने स्क्वायर कर लिया ताकि हम लोग वेरिएंस निकाल पाए। एंड सर लास्ट कॉलम में हमने क्या किया है, लास्ट कॉलम में हमने आपका ज्वाइंट डेविएशन निकाला है, जहां पर हमने आपका
पीरियड 1 का डेविएशन कॉलम बी एंड पीरियड 2 का डेविएशन कॉलम ई, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया बी इंटू ई, यानी आपका जॉइंट डेविएशन निकाला है। सर जॉइंट डेविएशन हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है आपका स्टेप 4। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज मोर देन 0.2 then we can say that correlation exists between past and future prices, hence market does not show weak form of efficiency। तो फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पर अपना कंक्लूजन देना है, एंड कंक्लूजन देने से पहले आपको कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। अब सर कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, तो कोरिलेशन निकालने से पहले सर आपको निकालना पड़ेगा आपका कोवेरिएंस बिटवीन सीरीज ए एंड सीरीज बी, एंड डिवाइड करेंगे सर इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बी से। तो आपको सर फोर्थ स्टेप के अंदर सबसे पहले कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन निकालने के बाद आपको बताना है कि क्या सर आपके जो फ्यूचर के प्राइसेस है एंड जो आपके पास्ट के प्राइसेस है, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब सर इसको बताने के लिए हमने एक 0.2 का फैक्टर लिया है। अब सर ये 0.2 कहाँ से आता है, तो 0.2 का फैक्टर सर हमने कैलकुलेट किया है। हमने सर आपके जो कुछ क्वेश्चन आईसीआई ने अभी तक पूछे हैं उसको एनालाइज करके ये पता लगाया है कि अगर सर जनरली आपका जो कोरिलेशन जो कि आर का वैल्यू है, अगर सर ये 0.2 से ज़्यादा होता है या फिर 0.2 के इक्वल होता है, तो आईसीआई बोलता है कि सर आपका जो मार्केट है वो एफिशिएंट है। एंड सर अगर 0.2 से कम होता है तो आईसीआई बोलता है कि आपका जो मार्केट है वो इनएफिशिएंट है, यानी मार्केट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी पे ऑपरेट करता है। अब सर कोरिलेशन 0.2 से ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास्ट के प्राइसेस एंड फ्यूचर के प्राइसेस में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एंड उस रिलेशनशिप का जो वैल्यू है वो आपका कोरिलेशन है। अगर कोरिलेशन सर हमारा 0.4 है, इसका मतलब सर मार्केट एफिशिएंट है, क्योंकि 0.4 आपका 0.2 से ज्यादा है। वहीं पर सर अगर मेरा कोरिलेशन 0.1 आता है, इसका मतलब मेरा मार्केट एफिशिएंट नहीं है, एंड यहाँ पर वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी फॉलो हो रही है। तो आपको सर स्टेप 4 में पहले कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, एंड उसके बाद सर आपको कोरिलेशन को ध्यान में रखते हुए अपना कंक्लूजन देना है। तो सर हमारे पास है यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन 1, चलते हैं आपके एडिशनल क्वेश्चन 1 के ऊपर। ये रहा सर आपका एडिशनल क्वेश्चन 1। अगेन सर ये एडिशनल क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो ई बुक्स वाले एरिया में आपको एडिशनल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि स्टडी मैट में नहीं है बट पास्ट ईयर पेपर आरटीपी एमटीपी में आ चुके हैं। जैसे सर ये क्वेश्चन आया था आपके जैन 21 एग्जाम में, एंड क्वेश्चन 1A था, यानी सर ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन में आया था, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सर ये लगभग आपका शायद 10 मार्क्स का या फिर 8 मार्क्स का आया था, यानी 8 to 10 मार्क्स का ये एक सिंगल क्वेश्चन आपके आया था जैन 21 अटेम्प्ट में। क्या गिवन है सर यहाँ पे, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी यूजिंग ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। अब सर ये ऑटो कोरिलेशन टेस्ट क्या है, जो आपका सर सीरियल कोरिलेशन है उसी को ऑटो कोरिलेशन भी बोलते हैं। टेकिंग टाइम लैग ऑफ 10 डेज, आपको सर गिवन है टाइम लैग ऑफ 10 डेज। अब ये टाइम लैग सर क्या काम आएगा, तो जब सर आप पूरे की पूरी सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तब आप सर 10 डेज का एक पार्ट बनाएंगे एंड दूसरा पार्ट भी 10 डेज का क्रिएट करेंगे। तो टाइम लैग मतलब जो आपको सीरीज क्रिएट करनी है उसके अंदर आपको 10 डेज के रिटर्न कैलकुलेट करने हैं या फिर कंसिडर करने हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, Mr. X is of the opinion that market has recently shown the weak form of market efficiency. In order to test the validity of his impression, he has collected the following data relating to movement of the Sensex for the last 20 days. तो Mr. X ने सर Sensex का last 20 days का डेटा कलेक्ट करा है, एंड सर उनको चेक करना है कि मार्केट आपका एफिशिएंट है कि नहीं करना है, कि आपका मार्केट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी पे है कि नहीं है। अब सर यहाँ पर आपको डेटा गिवन है, यहाँ पर आपको डेज गिवन है, यहाँ पर सर आपको 1 से लेके 20 डेज गिवन है। आपको सर ओपन गिवन है, ओपन मतलब क्या सर, जब सेंसेक्स आपका मार्केट में ओपन हुआ डे 1 पे, तब क्या प्राइस पे ओपन हुआ, इसने क्या हाई टच किया, क्या लो टच किया, एंड क्लोजिंग कितना हुआ। अब सर ये आपको 4 वैल्यू गिवन है, इन चारों में से कौन सा आपके लिए रिलेवेंट है, तो आपके लिए सर केवल क्लोजिंग प्राइस रिलेवेंट है, बाकी का सर ये जो ओपन है, हाई है, लो है, कुछ भी काम का नहीं है, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए है। तो सर अगर मान लेते कोई स्टूडेंट है जिसको पूरा का पूरा सीरियल कोरिलेशन टेस्ट आता है, बट सर उसको पता नहीं कि कौन सा वैल्यू चूज करना है, तो वो जैसे कोई गलत वैल्यू चूज कर लेगा, तो ये 8 मार्क्स या 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वहां पर उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सर बहुत सिली मिस्टेक्स होती है जो कि आपको नहीं करनी है, और ये आपको नोट करके चलना है सर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो केवल क्लोजिंग प्राइस रिलेवेंट है, बाकी प्राइस रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए। तो इस पूरे क्वेश्चन में केवल क्लोजिंग प्राइस रिलेवेंट है, ये पूरा का पूरा पार्ट आप इग्नोर कर सकते हैं। ये आपको सर 20 डेज के क्लोजिंग प्राइस गिवन है,
सबसे पहला स्टेप था सर, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड करके हम इसका रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो चलते सर, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड हमारी सीरीज क्रिएट करते हैं। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सर आपका एडिशनल क्वेश्चन 1। सबसे पहला स्टेप है हमारा क्रिएट 2 सीरीज ऑफ 10 डेज ईच। तो 10 डेज ईच की सर हमें 2 सीरीज यहाँ पर क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं सर डे। थोड़ा सर छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ताकि हमारे आराम से सारे के सारे 20 डेज का डेटा यहाँ पर आ सके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज का डेटा आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर लेते सर क्लोजिंग प्राइस, कॉपी करते सर क्वेश्चन में से जाके फटाफट 33,453.99। नेक्स्ट है 33,434.83, 431.93, नेक्स्ट है 383.41, नेक्स्ट है 370.93, फिर है सर आपका 340.75। तो सर जो स्टार्टिंग का है वो सेम ही, तो हम लोग बाकी की वैल्यू लिखते हैं 330.98, फिर है आपका 335.08, 301.97 एंड लास्ट है आपका 259.03। तो हमने सर ये 10 डेज की सीरीज बना ली है आपकी। बाकी सर 33 सब जगह ही है, तो सब जगह लिखने का मतलब नहीं है। तो ये आपके 10 डेज हो गए हैं यहाँ तक। अब सर आपकी बनेगी सेकेंड सीरीज यहाँ से लेके यहाँ तक की। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे आपका चेंज जो कि आपका रिटर्न बनेगा, एंड यहाँ पर हम बनाएंगे आपकी सेकेंड सीरीज जहाँ पर हम डे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 लेंगे। इनका यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्लोजिंग प्राइस एंड यहाँ पे लेंगे इनका चेंज। क्या क्या है सर 251.53। एक बार पूरा वैल्यू लिखते फिर नहीं लिखेंगे 33 251.53 285.89 329.28 284.17 298.78। तो सर ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं जहां पर बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको हमेशा एंड में ही अटेम्प्ट करना है क्योंकि बहुत हैवी कैलकुलेशन होने वाली है यहाँ पे। 325.38 329.95 319.67 302.32 एंड लास्ट है आपका 319.61। तो ये सर अभी तो हमने केवल क्वेश्चन को कॉपी किया है। अभी हमने आपकी सेंसेक्स की वैल्यू लिखी है सर 20 डेज की। यहाँ पर निकालते चेंज। सबसे पहले सर डे 1 की बात करें, क्या डे 1 का आप चेंज निकाल पाएंगे? नहीं सर, हम चेंज नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें डे 0 का वैल्यू गिवन नहीं है। तो डे 1 का चेंज नहीं आएगा। डे 2 से हमारा काम चालू होगा। तो 434.83 माइनस करेंगे 453.99 से, तो ये आता है 19.16 नेगेटिव का। फिर है सर आपका 431.93 माइनस करेंगे 434.83, ये आता है माइनस का 2.9। सर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सर आपकी सेकंड की वैल्यू में से फर्स्ट की वैल्यू माइनस कर रहे हैं। थर्ड डे पे हम लोग सर थर्ड की वैल्यू में से सेकंड की वैल्यू माइनस कर रहे हैं। सिमिलरली सर फोर्थ डे पे क्या करेंगे 383.41, इसमें से माइनस करेंगे सर हम 431.93, ये आता है माइनस का 48.52। देन नेक्स्ट है आपका सर 370.93 माइनस 383.41, ये होता है माइनस का 12.48। फिर है सर आपका 340.75 माइनस करेंगे 370.93 से, ये होता है माइनस का 30.18। नेक्स्ट है 330.98 माइनस 340.75 माइनस का 9.77।
एक मिनट, यहाँ पर शायद कोई मिस्टेक हुआ है। ये है हमारा 340.75। 340.75 में से अगर हम माइनस करते 370.93 को, ये आता है 30.18। ओके, सही है ये। नेक्स्ट है 335.08, माइनस करेंगे 330.98, ये होता है हमारा 4.1। नेक्स्ट है 301.97, माइनस करेंगे 335.08, ये होता है माइनस का 33.11। नेक्स्ट है आपका 259.03 माइनस 301.97, ये होता है सर माइनस का 42.94। तो अभी तक सर आपके सारे रिटर्न नेगेटिव ही रहे हैं, केवल एक बीच में पॉजिटिव आया था। एक बार चेक करते सर, क्वेश्चन हमने सही कॉपी किया है ना। तो यहाँ पर सर आपका रिटर्न गिरता जा रहा है 53 से 34, 31, 83, 70, 40, 30, 35, 01, 259। तो बिल्कुल सही हमने क्वेश्चन लिखा है। तो आपके सारे रिटर्न यहाँ पर गिरते जा रहे हैं। अब चलते सर आपकी सेकंड सीरीज पे। सेकंड सीरीज में सर क्या डे 11 का हमें रिटर्न निकालना पड़ेगा। डे 11 का सर हम लोग चेंज नहीं निकालेंगे, क्योंकि सर ये डे 11 आपकी सेकंड सीरीज है एंड सेकंड सीरीज आपकी इंडिपेंडेंट है। तो डे 11 में सर आप डे 10 का क्लोजिंग यूज करके चेंज नहीं निकालेंगे। आप सर इसी को कंसिडर करते हुए आपके सारे के सारे चेंज निकालेंगे। तो सर 12 का निकालेंगे हम लोग। 12 डे पे 285.89 में से माइनस करना है 251.53। तो 285.89 माइनस करेंगे 251.53, ये आता है सर प्लस का 34.36। देन है आपका सर 329.28 माइनस 285.89, ये आता है आपका 43.39। 284.17 माइनस करेंगे 329.28, ये आता है माइनस का 45.11। नेक्स्ट है 298.78। 298.78 माइनस 284.17, ये आता है प्लस का 14.61। देन आपका है 325.38, इसमें से माइनस करना है 298.78 को, तो ये आता है 26.6। नेक्स्ट है 329.95 माइनस 325.38, ये होता है प्लस का 4.57। नेक्स्ट है 319.67 माइनस 329.95, ये होता है माइनस का 10.28। फिर है 302.32 माइनस 319.67 माइनस का 17.35। एंड लास्ट है आपका 319.61 माइनस 302.32, ये होता है 17.29। तो हमने सर दोनों के यहाँ पर चेंज निकाल लिए। अब ये चेंज ही सर आपके काम आएंगे कोरिलेशन की कैलकुलेशंस के अंदर एंड आपकी बाकी की कैलकुलेशंस के अंदर। अब क्लोजिंग प्राइस हमारे काम के नहीं है। एक बार इसको चेक करते हैं, हमने सर सही रिटर्न कॉपी किए थे 319, 302, 319, 319, 302, 319, ठीक है। तो अब सर हमें क्या करना है, हमने सर आपकी सीरीज को यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक कर दिया था। सेकेंड स्टेप है सर हमारा यहाँ पर आपकी टेबल बनाना कैलकुलेशंस के लिए, जहां पर हम लोग आपका वेरिएंस एंड कोवेरिएंस निकाल पाए। तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर ये जो आपने चेंज निकाला इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड सर ये कॉपी हमारा काम आएगा यहाँ पे आपकी बाकी कैलकुलेशंस के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, इसका यहाँ पर टोटल कर लेते हैं हम लोग। कितना आता है ये 19.16 प्लस 2.9 प्लस 48.52 प्लस 12.48 प्लस 30.18 प्लस 9.77। अब ये 4.1 पर प्लस का है तो इसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एंड फिर करते 33.11, फिर है आपका 42.94, ये होता है सर आपका माइनस का 194.96। एंड इसको हम लोग सर बोलते हैं सीरीज ए एंड इसका हम लोग निकालते हैं एवरेज। तो क्या करेंगे सर 194.96 डिवाइड बाय 9, क्योंकि नंबर ऑफ रिटर्न यहाँ पर 9 है, तो आपका सर एवरेज आता है यहाँ पे माइनस का 21.66 का। तो ये आपकी सीरीज ए का एवरेज है। यहीं पर सर पास में ए माइनस ए बार कर लेते हैं एंड इसी के पास में ए माइनस ए बार का स्क्वायर कर लेते हैं, ताकि आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट में तो जीरो रहेगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं एंड इसको थोड़ा सर ऊपर ले लेते हैं, ताकि बाकी कैलकुलेशन हो सके। तो 19.16 में सर आपको माइनस करना है 21.66।
तो 19.16 माइनस माइनस का 21.66, तो ये प्लस हो जाएगा। 19.16 में प्लस करना है 21.66, सो 19.16 माइनस का था 21.66 माइनस 21.66 माइनस 19.16 करेंगे, ये आता है सर आपका प्लस का 2.5, इसका हमें करना है स्क्वायर, जो होता है आपका 6.25। नेक्स्ट है आपका सर 21.66 माइनस 2.9, ये होता है 18.76, इसका हमें करना है स्क्वायर, सर 351.93 या 94 लिख लेते हैं। नेक्स्ट है 21.66 में से माइनस करना है 48.52 को, ये आता है आपका 26.86 नेगेटिव का, इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, जो आता है आपका 721.46। ये सर जो भी प्लस माइनस आप लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर प्लस माइनस आपकी कोवेरिएंस की कैलकुलेशन में काम में आएंगे, तो बिल्कुल करेक्ट साइन आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 21.66 माइनस करेंगे 12.48 को, तो ये आता है 9.18, इसका करेंगे स्क्वायर, तो ये आता है 84.27। नेक्स्ट है आपका सर 21.66 माइनस 30.18, जो कि होता है माइनस का 8.52, इसका स्क्वायर करेंगे, ये आता है 72.59। नेक्स्ट है आपका सर 21.66 माइनस 9.77, ये होता है 11.89। इसके बाद 21.66 प्लस 4.1, ये होता है 25.76, इसका हमने स्क्वायर नहीं किया था, 663.58, 11.89 का स्क्वायर 141.37, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा हमें। 21.66 माइनस 33.11, ये होता है माइनस का 11.45, इसका स्क्वायर 131.103। नेक्स्ट है 21.66 माइनस 42.94, ये होता है माइनस का 21.28, इसका भी स्क्वायर करते हैं, ये होता है 452.84। तो यहाँ पर सर आपने डेविएशन निकाल ली है, डेविएशन के स्क्वायर निकाल लिए हैं, डेविएशन के स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि आपका वेरिएंस आ सके। सो 6.25 प्लस 351.94 प्लस 721.46 प्लस 84.27 प्लस 72.59 प्लस 141.37 प्लस 663.58 प्लस 131.103 प्लस 452.84, ये आता है आपका 2625.403। अगर आपको सर वेरिएंस निकालना तो क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर, आपके पास डेविएशन स्क्वायर का टोटल आ चुका है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2625.403 को डिवाइड करेंगे 9 से, जो कि आपका n है, तो आपका वेरिएंस आ जाएगा यहाँ पर 291.71 का। तो ये आपका सर वेरिएंस है यहाँ पे। नेक्स्ट सर हमें करना है आपकी सीरीज बी के ऊपर, तो सीरीज बी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब कॉपी हो जाएगा क्या फटाफट? तो ये सीरीज बी भी आपकी आ गई है यहाँ पे, थोड़ी जगह चाहिए हमें यहाँ पे इसके लिए। ये है आपकी सीरीज बी। ये सर आपकी वेरिएंस और कैलकुलेशन को हम लोग नेक्स्ट शीट पे ले लेते हैं। तो ये जो हमने कैलकुलेशंस करी थी 194.96, ये आया था हमारा ए बार, एंड ये आया था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सर हम करेंगे सिक्योरिटी बी के लिए, इसका टोटल करते ताकि हमें आपका एवरेज ऑफ सिक्योरिटी या फिर सीरीज बी मिल जाए। तो 34.36 प्लस 43.39
प्लस 34.36 प्लस 43.39 माइनस का 45.11 प्लस 14.61 प्लस 26.6 प्लस 4.57 माइनस का 10.28 माइनस का 17.35 एंड प्लस का 17.29, ये होता है सर आपका 68.08। अब हमें निकालना है सर बी का एवरेज। सो बी का एवरेज कितना होगा 68.08 डिवाइड बाय 9, ये होता है आपका 7.5644। तो 7.56 आपका आता है एवरेज। तो 7.56 है आपका बी बार, जिसको आप यूज करके निकालेंगे यहाँ पर डेविएशन। तो 34.36 माइनस करेंगे 7.56, ये होता है 26.8। नेक्स्ट है 43.39 माइनस करेंगे 7.56, ये सॉरी हम यहाँ पर इसका स्क्वायर भी करके चलते हैं ताकि बाद में टाइम ना जाए। तो 26.8 का स्क्वायर 718.24। नेक्स्ट है 43.39 माइनस करेंगे 7.56, ये होता है 35.83 का स्क्वायर 1283.79। नेक्स्ट है 45.11 माइनस करेंगे 7.56, 45.11 ये होता है माइनस का 52.67, इसका स्क्वायर 2774.13। 14.61 माइनस 7.56 ये होता है 7.05 का स्क्वायर 49.70। 26.6 माइनस 7.56 ये होता है 19.04, इसका स्क्वायर 362.52। 4.57 माइनस 7.56 माइनस का 2.99 इंटू स्क्वायर 8.94। 10.28 माइनस करेंगे 7.56, ये आता है माइनस का 17.84। नेक्स्ट है 17.35 माइनस का, इसमें माइनस करेंगे 7.56, ये आता है माइनस का 24.91, इसका स्क्वायर 620.51। 17.84 का स्क्वायर 318.27। तो बहुत ही कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन है ये आपका, बहुत सारा टाइम हमारा ये कैलकुलेशन में ही चला जाएगा आज की इस क्लास में। 7.56 ये है आपका 9.73, इसका कर देंगे स्क्वायर, ये होता है 94.67। तो ये हमने आपके यहाँ पर कर लिए हैं सारे के सारे स्क्वायर, इसका करते टोटल 718.24 प्लस 1283.79 प्लस 2774.13 प्लस 49.7 प्लस 362.52 प्लस 8.94 प्लस 318.27 प्लस 620.51 प्लस 94.67, ये होता है आपका 6230.77। क्या सर अब इसका वेरिएंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सिक्योरिटी बी का वेरिएंस क्या आएगा आपका 6230.77 डिवाइड बाय 9, ये आता है 692.31। तो ये आपके पास वेरिएंस आ गया है। हम लोग सर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल देते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए आएगा 692.31, यहाँ पे निकालते हैं सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, इसका अंडर रूट 26.31 एंड 291.71 का अंडर रूट 17.08। तो दोनों का हमारे पास आ चुका है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें चाहिए सर नेक्स्ट यहाँ पर कोवेरिएंस। कोवेरिएंस सर कैसे निकालते हैं? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का सम डिवाइड बाय एन। अब सर ये x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं a माइनस ए बार एंड d माइनस बी बार। तो हमें सर ये कॉलम एंड ये कॉलम रेफर करके मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 2.5 इंटू करेंगे 26.8, ये होता है आपका 2.5 इंटू 26.8, ये होता है आपका सिंपल 67। नेक्स्ट है 18.76 प्लस का इंटू 35.83,
ये होता है 672.17। नेक्स्ट है सर माइनस का 26.86, यहाँ पर भी माइनस है 52.67, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये होता है 1414.72। नेक्स्ट है आपका प्लस का 9.18 इंटू 7.05, जो होता है 64.719। नेक्स्ट है माइनस का 8.52, जो कि मल्टीप्लाई होगा आपके 19.04 से, 12345 12345 इंटू 19.04, ये होता है 162.22। नेक्स्ट ये आपका शायद नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग लास्ट में एक बार चेक कर लेंगे, एक बार मल्टीप्लाई का काम कर लेते हैं। 11.89 इंटू हम करते हैं 17.84, ये होता है माइनस का 212.12। 25.76 मल्टीप्लाई होगा आपके 17.84 से, ये होता है 459.56। ये किस में आएगा सर आपका, ये भी है नेगेटिव। एंड लास्ट है 11.45 मल्टीप्लाई बाय 24.91, ये रहेगा पॉजिटिव 285.22। एंड लास्ट है आपका सर 21.28 इंटू 9.73, ये आएगा नेगेटिव का 207.05। अब एक बार फटाफट से पॉजिटिव नेगेटिव वेरीफाई कर लेते हैं। तो पॉजिटिव 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 रहेगा, अगेन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका नेगेटिव रहेगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा, फिर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, फिर है आपका पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी है नेगेटिव। शायद ये थोड़ा सीरीज ऊपर नीचे हो रहा है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आपका नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका नेगेटिव है, फिर सर आपका 25.76 मल्टीप्लाई बाय 17.84, ये भी आपका नेगेटिव आएगा। एंड इसके बाद है आपका सर 11.89 मल्टीप्लाई बाय 2.99, ये शायद हमने गलत कर दिया है, हमें सर मल्टीप्लाई करना था 11.89 को 2.99 से, तो ये होता है 35.55। 35.55 नेगेटिव का। एक बार इसकी ऊपर की कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। 8.52 इंटू 19.04, ये होता है 162.22, ये आपका सर नेगेटिव रहेगा। एंड लास्ट है आपका 25.76 इंटू 17.84, 495.56। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना सर, पॉजिटिव नेगेटिव के साइन हम सही लिख रहे हैं। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई है एंड थोड़ा हमने शायद ऊपर नीचे लिख दिया, तो यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, जो कि हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। अभी चेक करते हैं सर, 67 प्लस 672.17 प्लस 1414.72 प्लस 64.719 प्लस, अब माइनस में आ गया सर, माइनस का 162.22 माइनस का 35.55 माइनस का 459.56 प्लस है सर 285.22 प्लस, अब लास्ट है माइनस का 207.05, तो ये आता है आपका सर 1639.449। आई होप कि सर ये हमारा सही हो कैलकुलेशन। वापस से चेक कर लेंगे एक बार हम लोग आंसर से भी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आता है सर, कोवेरियंस का 1639.449 डिवाइड बाय एन है आपका सर 9 का, तो डिवाइड बाय एन करते हैं, ये आता है सर 182.16। तो ये आपका कोवेरियंस आ चुका है। अब हमें निकालना है सर आपका कोरिलेशन। क्या करेंगे सर आप, कोवेरियंस ए बी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी करेंगे। तो 182.16 डिवाइड बाय करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि है यहाँ पर 17.08 का, एंड सर यहाँ पर है 26.31 का। तो डिवाइड करते हैं इसको, 17.08 डिवाइड 26.31, ये आता है सर आपका 0.405 का कोरिलेशन। अब सर आपका आर आया है 0.405, जो कि है सर मोर देन 0.2, यानी आपका मार्केट यहाँ पर एफिशिएंट रहेगा। तो ये आपका सर एडिशनल क्वेश्चन 1 होता है बड़ा कंप्लीट। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था सर। अब चेक करते हैं आईसीआई के आंसर से। सबसे पहला स्टेप था सर इस पूरी सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करना, तो यहाँ पर 1 to 10 डेज में डिवाइड किया, चेंज निकाला है। फिर ये आपकी सेकंड सीरीज बी सीरीज है,
ये आपकी ए सीरीज थी। यहाँ पर भी सर आपने चेंज कैलकुलेट किया है, आपका डे 11 एंड डे 1 पे कोई चेंज नहीं निकालेंगे क्योंकि आपको जस्ट प्रीवियस डे का वैल्यू गिवन नहीं है। फिर सर यहाँ पर आपने लिया है डेविएशन, डेविएशन स्क्वायर, फिर यहाँ पर सेम चीज़ वाई के लिए किया आपने डेविएशन, डेविएशन स्क्वायर एंड ज्वाइंट डेविएशन, एंड इसको सॉल्व करते हुए आपका सीरीज ए या फिर सीरीज एक्स का आता है वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 17.08, सीरीज वाई का 26.31, हमारा भी शायद यही है 17.08, 26.31। फिर हमने सर निकाला यहाँ पर कोवेरियंस 182.16 का, जो कि हमारा भी लगभग सेम आया, तो हमारा आंसर भी मैच हो जाएगा सर 0.41 का एंड हमारा 0.405 का। So this is moderate degree of correlation between returns of two period. Hence it can be concluded that market does not show weak form of efficiency. तो market बिल्कुल weak form of efficiency पे नहीं है, market सर आपका efficient रहेगा। ये आपका सर एडिशनल क्वेश्चन 1 होता है कंप्लीट। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट एंड फाइनल कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है आपका रन टेस्ट का। ये रहा सर आपका रन टेस्ट। रन टेस्ट सर क्या होता है? रन टेस्ट आपको बताता है कि क्या आपका जो मार्केट का प्राइस का डेटा है, क्या वो एक रैंडम वे में मूव कर रहा है या फिर सर वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब सर ये पता कैसे चलता है? सबसे पहले आप क्या करते हैं, मार्केट की जो सीरीज है उसके अंदर नंबर ऑफ रन्स काउंट करते हैं। सर नंबर ऑफ रन क्या होते हैं? नंबर ऑफ रन मतलब कितनी बार प्राइस का मूवमेंट चेंज हुआ है। तो जैसे ही आपने प्राइस के मूवमेंट नंबर ऑफ मूवमेंट चेंज कैलकुलेट कर लिए, अब आप इसको चेक करेंगे कि सर एक जो रैंडम सीरीज होती है, इस रैंडम सीरीज के अंदर क्या ये फॉल करता है। अगर रैंडम सीरीज के जो रन्स है एंड आपके जो प्राइस मूवमेंट के रन है दोनों सर मैच होते हैं, इसका मतलब सर आपका जो प्राइस था वो रैंडम वे में मूव कर रहा था। लेकिन अगर सर मैच नहीं होते, इसका मतलब ये है कि आपकी मार्केट जो है वो रैंडम वे में मूव नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो सर यही आपका रन टेस्ट है। टू टेस्ट है सीरीज ऑफ प्राइस चेंज फॉर इंडिपेंडेंस, आप चेक करते हैं कि क्या मार्केट के प्राइस इंडिपेंडेंट है, यानी मार्केट के प्राइस रैंडम है कि नहीं है। द नंबर ऑफ रन्स दैट सीरीज इज कंपेयर विद द नंबर ऑफ रन इन ए प्योरली रैंडम सीरीज। तो मार्केट की जो सीरीज होगी उसके नंबर ऑफ रन को आप कंपेयर करेंगे रैंडम सीरीज के रन से। अब सर ये रैंडम सीरीज के रन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सर आपके पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। द साइज इन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन वेदर इट इज स्टेटिस्टिकली डिफरेंट और नॉट। तो ये आपका एक स्टेटिस्टिक्स का टूल है जो कि बताता है क्या सर आपकी रैंडम सीरीज एंड प्राइस के मूवमेंट दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो सर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? सबसे पहला स्टेप यही है कि आप पता लगाइए कि आपके नंबर ऑफ रन कितने हैं आपके प्राइस के मूवमेंट के अंदर। तो डिटरमाइन द साइन ऑफ क्लोजिंग प्राइस चेंजेस। तो आप पता लगाएंगे सर सबसे पहले कि आपका जो प्राइस चेंज हो रहा है हर डे, वो कौन सा प्राइस का चेंज है, क्या वो प्लस में हो रहा है या फिर वो माइनस में हो रहा है। तो आप साइन ऑफ क्लोजिंग प्राइस चेंजेस प्लस या माइनस। इफ प्राइस इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस डे देन साइन विल बी पॉजिटिव। यानी कि सर अगर आज प्राइस 100 है, कल प्राइस होता है 110, तो ये आपका पॉजिटिव चेंज है। एंड सर 110 से अगले दिन प्राइस होता है 105, तो ये आपका होता है नेगेटिव चेंज। तो इस तरह से आपको हर दिन के जो प्राइस के चेंजेस है वहां पर आपको प्लस या फिर माइनस मूव अपडेट करना है। इफ प्राइस डिक्रीज देन साइन विल बी नेगेटिव। तो आपने सर सबसे पहले साइन आइडेंटिफाई करें। अब सेकंड स्टेप है आपका नंबर ऑफ रन काउंट करने का। तो काउंट द नंबर ऑफ रन, पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन। तो आपको नंबर ऑफ रन को काउंट करना है, पॉजिटिव साइन को काउंट करना है एंड नेगेटिव साइन को काउंट करना है। सर कैसे काउंट करेंगे? तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे रखा है। सबसे पहले सर नंबर ऑफ रन क्या होते? तो जैसे ही सर आपका मान लेते प्राइस अगर बढ़ रहा है ऐसे ऐसे, तो ये आपका बनेगा एक रन। जैसे ही सर प्राइस आपका गिरने लगता है तो आपका ये रन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये आपका फर्स्ट रन था। इसके बाद सर प्राइस गिरा यहाँ तक, तो ये आपका सेकंड रन था। यहाँ से प्राइस वापस बढ़ा तो ये आपका थर्ड रन था। तो जब तक आपका एक सिंगल साइन कंटिन्यू होता है तब आपका एक रन चल रहा होता है। जैसे सर ये पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, आपका पुराना रन एंड हो जाएगा एंड नया रन स्टार्ट हो जाएगा। A run occurs when there is no difference between the sign of two changes। अगर दो चेंजेस पॉजिटिव है तो आपका रन कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जैसे ही सर दो जो चेंजेस है आपके, मतलब जो आपके क्लोजिंग साइन से, अगर वो क्लोजिंग साइन का वैल्यू चेंज होता है, इसका मतलब रन एंड हो चुका है एंड नया रन स्टार्ट हो गया है। When the sign of change differs, the run ends and the new run begins। अब इसको जानने के लिए सर हमने एक एग्जांपल लिया है। N1 होता है सर आपका नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंज, N2 होता है आपका नंबर ऑफ नेगेटिव चेंज। अब यहाँ पर सर जो आपको एग्जाम्पल दिया है इसके अंदर हम चलते हैं एंड काउंट करते हैं कि सर पॉजिटिव कितने, नेगेटिव कितने एंड नंबर ऑफ रन कितने हैं। आपको सर यहाँ पर क्लोजिंग इंडेक्स वैल्यू गिवन है 2800 का। ये सर आपका गिर के हो जाता है 2780, यानी 20 रुपीज का फॉल है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन हो गया। अब सर 2780 से बढ़ के 2795 हो गया, तो ये हमने प्लस लिख दिया।
2795 से वापस बढ़ा 2830 हुआ, तो यहाँ पर अगेन हमने प्लस लिखा है। अब सर 2830 से गिर के 2760 हुआ, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव लिखा, एंड 2760 से बढ़ के 2790 हुआ, तो हमने यहाँ पर अगेन पॉजिटिव लिखा है। तो ये सर हमने साइन ऑफ प्राइस चेंज लिख दिया यहाँ पे। अब सर समझते हैं कि नंबर ऑफ रन कितने हुए यहाँ पे। जैसे सर आपका प्राइस गिरा तो आपका नेगेटिव रन स्टार्ट हुआ, तो ये आपका फर्स्ट रन था। बट सर नेक्स्ट केस के अंदर ही आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, यानी आपका नेगेटिव रन एंड हो गया है, एंड नया सेकेंड रन आपका स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर सर पॉजिटिव है, अगेन नेक्स्ट डे भी पॉजिटिव रहा है, तो ये भी आपका सर सेकेंड रन ही रहेगा। अब सर इसके नेक्स्ट डे सर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, यानी आपका पॉजिटिव रन कंप्लीट हो चुका है जो सेकंड वाला था। अब ये थर्ड रन स्टार्ट हुआ है, जो हमने यहाँ पर 3 से डिनोट किया है। एंड सर वापस से नेक्स्ट डे नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो आपका नेगेटिव रन भी एंड होके अगेन पॉजिटिव रन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर सर टोटल नंबर ऑफ रन हुए 4। पहला सर आपका नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो टोटल यहाँ पर आपके 4 रन हुए हैं। इसका अगर सर आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये था आपका फर्स्ट रन, ये था आपका सेकंड, ये था आपका थर्ड, एंड ये था आपका फोर्थ रन। सॉरी, हमने उल्टा ड्रॉ कर दिया शायद ये। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। लास्ट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये था आपका सर गिरने वाला फर्स्ट रन, ये सर उठने वाला आपका सेकंड रन, वापस से गिरा सर थर्ड रन, एंड ये आपका फोर्थ रन। तो इस तरह से आपका चार्ट ड्रॉ होगा अगर आप इन प्राइसेस को चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो सर इस एग्जांपल में आपके नंबर ऑफ रन थे 4, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन कितने हुए आपके यहाँ पर? सर 1, 2 एंड 3 आपके पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव आपके 2 है। तो R इक्वल टू 4 है, N1 आपके पॉजिटिव साइन 3 है, N2 आपका यहाँ पर 2 है। तो ये सर आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब सर नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर एवरेज निकालना एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। सर ये एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप क्यों निकाल रहे हैं? ये एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताएंगे कि सर जो आपकी रैंडम सीरीज होती है उस रैंडम सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ रन एग्जिस्ट करते हैं। तो रैंडम सीरीज में सर एवरेज नंबर ऑफ रन कितने होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। अब म्यू कैसे निकलेगा सर? म्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय n1 इंटू n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस 1। तो एवरेज कैसे निकलेगा सर? 2 इंटू n1 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n1। अगर सर आपको इसको याद करना तो कैसे करेंगे सर? ऊपर जो है सर आपका n1 एंड n2 मल्टीप्लाई में, तो आप n1 एंड n2 को 2 बार ऐड करेंगे, n1 इंटू n2 प्लस n1 इंटू n2, एंड नीचे सर दोनों अलग अलग है एंड दोनों को ऐड करना है, तो इसको n1 प्लस n2, एंड सर लास्ट में आपको एक प्लस 1 करके चलना है। तो ये सर आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, या फिर सर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n1 प्लस n2 प्लस 2 n1 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो ये n1 प्लस n2 है आपका, इसको सर यहाँ पर प्लस 1 ले रखा है तो हम इस प्लस 1 को लिख सकते हैं n1 प्लस n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो इसको प्लस 1 को हमने यहाँ पर लिखा है n1 प्लस n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, एंड ये आपका 2n1 n2 था जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो आपको सर इसको याद करना ही पड़ेगा, आप चाहे तो इसका कैसे भी फॉर्मूला बना के याद कर सकते हैं। जैसे सर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा म्यू। अब म्यू निकालने के बाद नेक्स्ट आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे सर? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपका म्यू का यूज होने वाला है, तो आप लेंगे सर जो म्यू आपने ऊपर निकाला था, तो म्यू -1 इंटू म्यू -2 डिवाइड में सर अगेन हमेशा आपका n1 प्लस n2 रहेगा ही रहेगा। तो डिवाइड में आपका रहेगा वापस से n1 प्लस n2, एंड इस बार सर -1 आने वाला है। तो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? म्यू -1 इंटू म्यू -2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 -1। या फिर सर एक बड़ा फॉर्मूला जो आईसीआई यूज करता है वो ये वाला है। आप सर इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बनता है म्यू वाला। तो आप जो चाहे वो फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग सर ये म्यू वाला फॉर्मूला थोड़ा ईजी है, थोड़ा छोटा है, तो इसको आप इजीली याद कर पाएंगे, तो आपको यही फॉलो करना चाहिए। तो सर ये दोनों फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, म्यू का भी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का भी। याद करने का तरीका क्या है सर? एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि n1 प्लस n2 हमेशा हमेशा डिवाइड में रहेगा। तो म्यू कैसे निकालेंगे सर आप? 2n1 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस 1 करना है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते टाइम आपको म्यू यूज करना है। तो आप क्या करेंगे सर? म्यू -1 इंटू म्यू -2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 हमेशा डिवाइड में है, एंड इस बार आपको एक -1 भी लेके चलना है। तो सर ये आपके पास आ चुका है, म्यू आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। ये दोनों सर रैंडम सीरीज की वैल्यू है। तो अब आप सर रैंडम सीरीज की एक रेंज बताएंगे कि इस रेंज के अंदर अगर नंबर ऑफ रन है तो आपकी जो सीरीज है वो एकदम रैंडम सीरीज के बराबर है।
सो कैलकुलेट द रेंज ऑफ रन विच रिफ्लेक्ट वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। तो सर ये जो रेंज होगी वो बताएगी कि आपका जो मार्केट है वो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है, यानी ये रेंज बताएगी कि अगर मार्केट में डेटा रैंडम होता तो आपके नंबर ऑफ रन इस सीरीज में फॉल करते। अपर लिमिट है सर आपका जो एवरेज है, इसमें आप ऐड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू टी, एंड लोअर लिमिट है सर स्टैंडर्ड जो आपका एवरेज है उसमें माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू टी। अब सर ये टी क्या चीज़ है? तो टी है सर आपका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, कि सर आपको कितने कॉन्फिडेंस के साथ बताना है कि आपका जो सर मार्केट का डेटा है वो रैंडम है कि नहीं है। अगर आपको बहुत हाई कॉन्फिडेंस से बताना है तो आपका टी का वैल्यू बहुत हाई होगा। अगर आपको थोड़ा लो कॉन्फिडेंस यानी 95% या 90% कॉन्फिडेंस से बताना है तो आपका टी का वैल्यू थोड़ा लो रहेगा। तो सर टी क्या आपका कॉन्फिडेंस वैल्यू एट गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सर ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो ये आपके सर स्टेटिस्टिक्स के टर्म है जिसके बेसिस पे आपका टी का वैल्यू डिफाइन होता है। तो वैल्यू ऑफ टी विल बी गिवन इन क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन में गिवन रहता है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो भी आप सर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? आपको सर सबसे पहले पता करना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है टी का। तो नंबर ऑफ डेटा यूज्ड इन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पर जो आपका डेटा यूज हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन में वही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी n1 प्लस n2 माइनस 1 करते हैं तो आपका आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको अगर सर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आपको क्वेश्चन के अंदर या तो टी का वैल्यू गिवन रहेगा या फिर आपको एक चार्ट गिवन रहेगा, उस चार्ट को आप यूज करके रेफर करके बता सकते हैं कि टी का वैल्यू कितना रहेगा। अब सर जैसे आपने टी का वैल्यू निकाल दिया, लास्ट स्टेप है आपका कंक्लूजन का। इफ नंबर ऑफ रन एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1, जब आपने सर स्टार्टिंग में स्टेप 1 और 2 में नंबर ऑफ रन निकाले आपके प्राइस के डेटा के, अगर वो नंबर ऑफ रन लाइज बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, तो आपकी ये अपर एंड लोअर लिमिट में वो नंबर ऑफ रन लाई कर रहे हैं, इसका मतलब डेटा आपका रैंडम है, मार्केट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी पे चल रहा है, देन इट रिफ्लेक्ट्स वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। इसके लिए सर हमारे पास टी वाई के टू है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड फिर आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। एंड सर यहाँ पर आपका एक मिस्टेक पॉइंट है, क्या है सर? क्वेश्चन में गिव हाई लो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस। क्वेश्चन आपको सर बहुत सारे प्राइसेस देगा बट कौन सा आप रेफर करेंगे सर? हमेशा क्लोजिंग प्राइसेस। बट वी हैव टू यूज ओनली क्लोजिंग प्राइस इन आर रन टेस्ट कैलकुलेशन। तो हमेशा सर क्लोजिंग प्राइस यूज करना है, रन टेस्ट में भी सीरियल कोरिलेशन में भी आपको हमेशा क्लोजिंग प्राइस ही यूज करना है, एंड सब जगह सर आपको क्लोजिंग प्राइस यूज करना है। ईएमए के अंदर भी आप क्लोजिंग प्राइस यूज करेंगे। तो ये बात आपकी पूरे एएफएम में अप्लाई होती है। कोई से भी कंसेप्ट में मल्टीपल प्राइस गिवन है तो हमेशा सर आप क्लोजिंग प्राइस ही यूज करेंगे। चलते सर आपके टीवाई के टू एंड आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा सर आपका टी वाई के टू। अभी तक सर ये एग्जाम में नहीं आया है, लास्ट अगर मैं 10 या 12 अटेम्प्ट्स की बात करूंगा तो अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। बट सर हो सकता है कि आपके एग्जाम में जल्द देखने को मिल जाए। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इसका छोटा पार्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर सर गिवन क्या है आपको? यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। आपको बताना है क्या मार्केट आपका वीक है कि नहीं है। वीक सर कब होता है? जब नंबर ऑफ रन आपकी रेंज रैंडम सीरीज की रेंज में आ जाएंगे, मतलब मार्केट रैंडम है इसलिए मार्केट वीक है। बाय अप्लाइंग द रन टेस्ट एट 5% एंड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आपको 5% और 10% दोनों के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे लगाना है। सर 5% मतलब क्या हुआ? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब आपका कॉन्फिडेंस 95% है, एंड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब आपका कॉन्फिडेंस 90% है। तो सर टी का वैल्यू 5 पे कितना है? 2.101, एंड टी का वैल्यू 10 पे कितना है सर? आपका 1.734, एंड 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको गिवन है। सर ये 18 कैसे आया इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है सर। क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है आपको? द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर 2007 इज गिवन बिलो। तो आपको सर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की क्लोजिंग प्राइसेस यहाँ पर गिवन है, एंड आपको सर बताना है क्या मार्केट आपका वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी पे है कि नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा काम है सर। चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। टी वाई के टू है ये। सबसे पहला स्टेप क्या था सर हमारा? सबसे पहला स्टेप था कि सर हमें जो आपके साइन के जो चेंजेस है वो हमें कैलकुलेट करने हैं, या फिर हमें मार्क करने, साइन चेंज हमें मार्क करने हैं। तो हम क्या करते हैं सर, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को वापस से हमारे शीट में नोट करने में फालतू टाइम नहीं लगाएंगे। हम लोग सर इसी क्वेश्चन के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सर आपका प्राइस था 1 अक्टूबर को 2800, देन सर 3 अक्टूबर को हो गया 2780। तो यहाँ पर सर ये गिरा है तो ये है आपका नेगेटिव। फिर सर 2780 से 2795 ये होता है आपका पॉजिटिव। फिर 95 से 2830 अगेन पॉजिटिव है। फिर 830 से 760 ये नेगेटिव हो गया। 760 से 790 पॉजिटिव, 90 से 80 पॉजिटिव है।
80 से 960 पॉजिटिव, अगेन 960 से 990 पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव चल रहा है, यहाँ तक सर आपका पॉजिटिव है। देन 3450 से 3360 होता है नेगेटिव, देन अगेन नेगेटिव हो रहा है क्योंकि प्राइस अब गिर रहा है। 3290 से 3360 यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, 3360 से 340 नेगेटिव होता है, देन यहाँ पर 340 से 290 नेगेटिव है, देन 290 से 240 नेगेटिव, देन अगेन नेगेटिव एंड लास्ट में पॉजिटिव। तो यहाँ पर सर आपने आपके नंबर ऑफ साइन लिख लिए हैं। अब आपको निकालने सर N1 एंड N2। तो फर्स्ट स्टेप हमने सर साइन चेंज क्वेश्चन में कर लिए। सेकंड था सर हमारा N1 निकालना, N2 निकालना एंड नंबर ऑफ रन निकालना। पहले N1 लिखते, N1 होते आपके पॉजिटिव साइन कितने हैं, तो 1 2 3, कलर चेंज कर लेते चलो, तो 1, सॉरी, तो ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन है 11 के, तो हम यहाँ पर लिखते हैं आपका 11। सर N2 कितने सर यहाँ पे आपके नेगेटिव साइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है आपके यहाँ पर N2। तो N1 और N1 एंड N2 आ गया। अब सर आपको निकालना है R। R कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो R सर जैसे आपका कोई प्राइस चेंज होता है वैसे आपका रन एंड होता है। यहाँ पर सर आपका चल रहा है फर्स्ट रन, फिर यहाँ से ये लेके यहाँ तक आपका चला सेकंड रन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका थर्ड रन, फिर यहाँ से आपका पॉजिटिव साइन का रन चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है आपका फोर्थ रन, फिर अगेन आपका एक नेगेटिव रन चला है फिफ्थ, प्राइस चेंज हुआ आपका प्लस पे 6, फिर आपका ये नेगेटिव रन चला है 7 का, एंड फिर है आपका एक और रन 8 का। तो नंबर ऑफ रन है सर आपके यहाँ पर 8 के। कैसे सर, पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव रन चालू हुआ, तो आपका ये 2 प्राइस तक चला, फिर ये आपका सेकंड रन था, जैसे सर प्राइस चेंज हुआ आपका सेकंड रन एंड हुआ एंड थर्ड रन स्टार्ट हुआ, फिर आपका सर पॉजिटिव पॉजिटिव चलता रहा यहाँ तक फोर्थ रन तक, फिर फिफ्थ, फिर यहाँ पर है सिक्स, फिर 7 एंड 8। तो आपके नंबर ऑफ रन है यहाँ पर 8, ये हमने यहाँ पर निकाल दिया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम था। अब सर बस आपको यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपको निकालना है म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सर म्यू का फॉर्मूला क्या था, बहुत ही सिंपल था सर, 2 इंटू करना था N1 N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 एंड साथ में एक प्लस 1 था, तो करते सर 2 इंटू 11 इंटू 8 डिवाइड बाय 11 प्लस 8 प्लस 1, कितना होता है ये आपका 2 इंटू 11 इंटू 8 डिवाइड बाय 19 प्लस 1, ये होता है 10.26। नेक्स्ट आपको निकालना है सर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या था आपका म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 2 डिवाइड में आपका आता है सर हमेशा N1 प्लस N2 तो हमेशा ही रहेगा, एंड इस बार सर -1 आपको करना है। सो 10.26 -1 होता है आपका 9.26, -2 करेंगे तो आता है 8.26, डिवाइड करेंगे आप 11 प्लस 8 -1 से, तो 9.26 इंटू 8.26 डिवाइड करना है हमें इसको 11 प्लस 8 19, -1 होता है 18, तो ये होता है 4.405, तो इसको 4.41 लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने आपका म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया है दोनों। अब सर चलते हैं आपके फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे सर आपको निकालनी है आपकी रेंज। अब रेंज सर कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे, रेंज के लिए सर आपको यहाँ पर गिवन है 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% एंड 10%। तो हम लोग सर सबसे पहले 5% पे बात करते हैं कि अगर आपका 5% सिग्निफिकेंस है यानी आपका 95% का कॉन्फिडेंस रहेगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपकी अपर लिमिट निकालते हैं एंड यहाँ पे निकालते हैं लोअर। अपर होती है सर आपकी म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू टी, एंड लोअर होती है म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू टी। तो म्यू था सर आपका 10.26 का, हमने यहाँ पे निकाला 10.26 एंड 4.41 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो प्लस 4.41 इंटू टी है आपका यहाँ पे 2.101 का। यहाँ पर है सर आपका 10.26 माइनस 4.41 इंटू 2.101, इसको थोड़ा साइड में देते हैं हम लोग ताकि आंसर आ जाए पास में। तो 5% पे आपकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कितनी आती है, 4.41 इंटू 2.101
9.26 प्लस 10.26 ये होती है 19.53 एंड ये होता है 4.41 इंटू 2.101 ये होता है 9.26 माइनस 10.26 तो ये होता है 0.9945 तो 0.99 इसको बोलते हैं तो 19.53 एंड 0.99 आपकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आ रही है। एक बार हम चेक करते क्या हमने ये 4.41 सही निकाला है क्योंकि इतना बड़ा रेंज नहीं आता है जनरली तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो आपने सर यहाँ पे किया था 9.26 इंटू 8.26 क्योंकि हमारा 10.26 का म्यू था डिवाइड सर हमने किया था इसको 18 से तो ये आया था 4.24 वापस चेक करते हैं 9.26 इंटू 8.26 डिवाइड बाय 18 तो ये आता है सर 4.25 आता है तो ये आपका 4.25 होगा एंड ये ऊपर भी हम चेक करते हैं 2 इंटू 11 इंटू 8 डिवाइड बाय 19 ये आता है 10 ओके ये भी 9.26 है बट 10.26 हो जाएगा ये ठीक है तो ये 4.25 था यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग तो भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं पड़ता है। अब आपका आंसर क्या आता है सर 4.25 इंटू 2.101 प्लस करेंगे 10.26 ये होता है 19.19 एंड यहाँ पर होगा 4.25 इंटू 2.101 माइनस 10.26 तो ये आता है आपका सर 1.33 अभी भी रेंज थोड़ा बड़ा ही आ रहा है बट ठीक है। फिर आपका लेते हैं सर हम लोग 10% पे कितना आएगा अपर एंड लोअर लिमिट 10.26 सर आपका है यहाँ पर म्यू इसमें सर आप ऐड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू टी स्टैंडर्ड डेविएशन था आपका 4.25 एंड आपका टी का वैल्यू है यहाँ पे 1.734 का यहाँ पर माइनस करेंगे 4.25 इंटू 1.734 कितना आता है ये 4.25 इंटू 1.734 प्लस 10.26 ये होता है 17.63 एंड नेक्स्ट है 4.25 इंटू 1.734 माइनस 10.26 ये होता है 2.89 तो आपके पास सर दो रेंज आई है। अब सर इन दोनों रेंज में आपको क्या चेक करना है कि आपका जो आर का वैल्यू था जो कि 8 है क्या ये सर इस रेंज में आता है तो पहली वाली रेंज में तो आ रहा है सेकेंड वाली रेंज में भी आ रहा है तो दोनों रेंज के अंदर आपके नंबर ऑफ रन आ रहे हैं। ये सर रेंज कौन सी ये आपकी रैंडम सीरीज की रेंज है तो अगर इस रेंज में आपका नंबर ऑफ रन फॉल कर रहे हैं इसका मतलब आपकी जो मार्केट की सीरीज है वो रैंडम है एंड आपका मार्केट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। तो हम लोग सर फिफ्थ में बोलेंगे कि आपका मार्केट वीक है क्योंकि आपका मार्केट इस रेंज के अंदर आ रहा है। अब सर चलते हैं हमारे आंसर पे। यहाँ पर सर सबसे पहले क्या किया है आईसीआई ने यहाँ पर पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन कॉपी किया डेट एंड क्लोजिंग इंडेक्स का। यहाँ पर आपने साइन ऑफ प्राइस चेंज निकाले सबसे पहले प्राइस गिरा तो माइनस देन प्राइस बढ़ा है तो प्लस प्लस ऐसे करके सर आपने यहाँ पर प्लस माइनस साइन पुट करे। नंबर ऑफ रन आपके 8 है N1 आपका 11 है N2 आपका 8 है। इसके बाद सर आपने म्यू निकाला है म्यू आया आपका 10.26 जो हमारा भी आया एंड फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है जो कि 2.06 आया है। हमने सर क्या मिस्टेक की है हमने सर इसका अंडर रूट नहीं किया था तो हमारा 4.25 आया था इसका अंडर रूट हमें करना पड़ेगा तो 4.25 अंडर रूट 2.06 तो यहाँ पर हमसे ये मिस्टेक हुई है तो हम क्या करेंगे सर ये जो भी मिस्टेक्स हमसे यहाँ पर हो रही है रन टेस्ट की कैलकुलेशन में इसको हम लोग हमारे नोट्स में ऐड करेंगे कि सर डोंट फॉरगेट टू डू अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि अगर आपने एग्जाम में मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अब यहाँ पर सर आप इन सबको चेंज करेंगे वैल्यू है आपका 2.06 का 2.06 2.06 2.06 तो 2.06 इंटू 2.101 प्लस करेंगे 10.26 ये होता है 14.59 2.06 इंटू 2.101 माइनस 10.26 ये होता है 5.93 तो यहाँ पर रेंज आती है सर 5.9 से 14.59 की। तो अभी भी सर जो आपका 8 है वो यहाँ पर रेंज में फॉल कर रहा है तो यहाँ पर तो मार्केट वीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर 2.06 इंटू 1.734
प्लस 10.20 से 10.26, ये आते हैं सर आपकी 13.83 एंड 2.06 इंटू 1.734, ये आता है 3.57 माइनस 10.26, 6.67। तो ये आपकी सर 6.67 से 13.83, यहाँ पर भी सर 8 आपका फॉल कर रहा है, तो अभी भी मार्केट आपका वीक फॉर्म पर ही है। चलते सर आईसीआई के आंसर पे, ये हमारा अब हो रहा है मैच। रेंज है सर आपकी यहाँ पर 5.932 से 14.588 की, जो कि हमारी भी है। एंड नेक्स्ट है 6.67 से 13.83, तो 6.67 से 13.83 की। ये सर आपका आंसर होता है कंप्लीट। अब यहाँ पर सर एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर सर आप ये 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देख रहे हैं, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो भी आप इस 18 को निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं सर? आपको करना है n1 प्लस n2 माइनस 1। n1 n2 क्या है सर? n1 है 11, n2 है 8, माइनस करना है आपको 1। 11 प्लस 8 माइनस 1, ये होता है 18। अब सर ये 18 हमारे क्या काम आता? अगर सर क्वेश्चन में ये डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं होता, आपको सर 18 डिग्री होता। मान लो सर आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता कि 5% पे वैल्यू है टी का 2.1, सॉरी, मान लो ऐसे गिवन होता कि 5% एंड 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपका वैल्यू है यहाँ पर 2.101, प्लस आपको क्वेश्चन में एक और गिवन होता 5% एंड सर 20 डिग्री फ्रीडम पे वैल्यू है आपका 2.56। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है। तो आप बोलते सर हम 18 डिग्री वाला वैल्यू कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपका जो डिग्री का वैल्यू है वो फॉर्मूला है वो है n1 प्लस n2 माइनस 1 का। तो आप 2.101 यूज करते। जब क्वेश्चन में सर मल्टीपल गिवन होंगी टी की वैल्यू, तब आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है। अगर सर सिंगल वैल्यू गिवन जैसे यहाँ पर गिवन थी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका सर ये लास्ट क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, एंड आपका ये चैप्टर पूरा होता है कंप्लीट।